एक लेजेंडरी हीरो जो इतना पावरफुल है कि उसने पूरी दुनिया को कॉन्कर कर रखा था, पर अब वो और पावरफुल नहीं हो सकता, तो वो और पावरफुल होने के लिए फ्यूचर में रिकानेट होता है, वो भी एक छोटे बच्चे मैटी के रूप में। अब हमारा हीरो मैटी फ्यूचर वर्ल्ड में कितना पावरफुल हो सकता है और क्या उसके प्रीवियस लाइफ के दुश्मन फ्यूचर वर्ल्ड में अभी भी जिंदा हैं या मर चुके हैं। और अपने हीरो के पास 3 छोटी लड़कियां भी हैं जो फ्यूचर में उसकी आइटम वाइफ बनने वाली हैं, जिसमें से 2 ह्यूमन हैं और एक उसके जमाने की ड्रैगन। तो चलिए देखते हैं मैटी की लाइफ न्यू वर्ल्ड में कैसी जाती है और वो अपनी न्यू लाइफ में क्या क्या कांड करता है। तो एनिमे की शुरुआत हमारे हीरो गाय से होती है जो अपने मैजिक से एक ड्रैगन को मार देता है, जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराया था ना, वैसे ही। लेकिन इतना सब करने के बाद अपने भैया सैड हैं क्योंकि अब वो और पावरफुल नहीं हो सकते। गाय से हमें पता चलता है इस मैजिकल दुनिया में 4 टाइप के मैजिकल क्रैस्ट होते हैं। फर्स्ट क्रिएशन, सेकंड पावर, थर्ड रैपिड फायर और फोर्थ कॉम्बैट। और ये क्रैस्ट पैदा होते ही तुम्हें मिलते हैं और तुम क्रैस्ट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन गायस को और पावरफुल होना है इसलिए वो फ्यूचर में रिकानेट हो जाता है जहां उसे फोर्थ क्रैस्ट मिल सकता है। सीन फिर प्रेजेंट में आता है जहां गायस रिकानेट हो गया है और अब उसका नाम मैटी है और अब उसका सपना पूरा हो गया है क्योंकि अब उसके पास फोर्थ क्रैस्ट मतलब सबसे पावरफुल क्रैस्ट है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में फोर्थ क्रैस्ट को नल्ला नकारा मानते हैं, जैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हें। और अभी मैटी एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है, लेकिन तभी उन लोगों के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन मैटी बड़े आराम से उसको मार देता है। फिर जब मैटी कैपिटल पहुंचता है तो वो घूमते घूमते एक मैजिकल शॉप पे आ जाता है कुछ वेपन देखने के लिए, और शॉप पे आलमा नाम की लड़की अपनी फ्रेंड लूरी के लिए एनचांटेड तलवार बनवाने आई है, वो भी तुरंत अर्जेंट, क्योंकि उन दोनों को भी एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम देना है। और एल्मा को मॉन्स्टर से बचाते हुए लूरी की तलवार टूट गई, इसलिए एल्मा लूरी के लिए न्यू स्वॉर्ड बनवाना चाहती है। लेकिन शॉपकीपर बहुत बड़ा वाला नल्ला है, इसलिए वो जल्दी से स्वॉर्ड को बना के उसको एनचांट नहीं कर सकता। तो मैटी एल्मा की हेल्प करने का ऑफर देता है, लेकिन शॉपकीपर को लगता है मैटी के पास नल्ला क्रस्ट है तो वो भी नल्ला ही होगा, और एल्मा के पास एक ही मैजिकल क्रिस्टल है और वो भी टूट गया तो दूसरा मैजिकल क्रिस्टल जल्दी मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आलमा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो अपने हीरो जो नल्ला नहीं है उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। तो नल्ला शॉपकीपर शॉट बनाने चला जाता है जब तक एल्मा और मैटी एक दूसरे को अपना छपरी इंट्रोडक्शन देते हैं। लेकिन तभी वहां लूरी आती है और मैटी और लूरी दोनों को लव ऑन फर्स्ट साइट हो जाता है। और मेन बात, वो दोनों अभी तक सिंगल हैं, मेरे और तुम्हारे जैसे। फिर थोड़ी देर बाद शॉपकीपर तलवार बना के आता और मैटी बहुत ही जल्दी तलवार को एनचांट कर देता, और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि मैटी ने इतनी जल्दी क्या सच में स्वॉर्ड को एनचांट कर दिया है, क्योंकि नॉर्मल लोग इतनी जल्दी स्वॉर्ड एनचांट नहीं कर सकते। पर जैसे ही तलवार वुडन टेबल में टच होती है वो टेबल को काट देती है, जैसे तुम्हारी बंदी ने तुम्हारा काटा था। ये बोल के कि घर वालों को पता चल गया है या मुझे अपने कैरियर में फोकस करना है या हमारी शादी तो हो नहीं सकती, तो बात करने का क्या ही फायदा। लेकिन शॉपकीपर जो मैटी को उसकी फोर्थ क्रैस्ट की वजह से नल्ला समझ रहा था, वो गिरगिट के जैसे रंग बदलता और मैटी की एनचांटमेंट स्किल को देख के उसको एनचांटमेंट की जॉब ऑफर करता है, लेकिन मैटी बहुत ही आराम से मना कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम में आता है जहां आलमा और लूरी भी एग्जाम देने के लिए आए हैं। फर्स्ट शॉर्ट टेस्ट होता है, वो भी लूरी का, लेकिन मैटी की शॉर्ट एनचांटमेंट की वजह से लूरी अपने टीचर की शॉर्ट तोड़ के एग्जाम पास कर लेती है और सब खत्म होने के बाद वो मैटी को आके थैंक यू बोलती है। लेकिन सबको पता चल गया था मैटी ने लूरी की शॉर्ट एनचांट की, इसलिए मैटी का एग्जाम नाइट कैप्टन गाइल लेने आता है जो मैटी के पापा को भी जानता है, और गाइल मैटी की बेइज्जती कर देता है। तो मैटी अपनी शॉर्ट में बहुत सारे मैजिक एनचांटमेंट करता है और बहुत ही इजीली गाइल को हरा के शॉर्ट एग्जाम पास कर लेता है। नेक्स्ट एग्जाम है बेसिक मैजिक स्पेल कास्ट करके सामने दिख रहे टारगेट को डिस्ट्रॉय करना, और इस बार भी फर्स्ट लूरी आती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जब लूरी में ए नहीं आता तो वो हर बार फर्स्ट क्यों जाती है। लेकिन फिर लूरी इनकांटेशन पढ़ के फायरबॉल क्रिएट करते हो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन मैटी को समझ नहीं आता। उसके जमाने में तो कॉम्बैट में इनकांटेशन पढ़ के स्पेल कास्ट करने को नल्ला और टाइम वेस्ट माना जाता था, लेकिन प्रेजेंट में किसी को भी स्पीचलेस इनकांटेशन नहीं आती, और फोर्थ क्रस्ट को नल्ला और फर्स्ट क्रस्ट जो सच में फोर्थ क्रस्ट से कमजोर है उसको क्रस्ट ऑफ ग्लोरी क्यों माना जा रहा है। फिर नेक्स्ट मैटी की बारी आती है। टीचर को लगता है मैटी के पास नल्ला क्रस्ट है, तो वो मैटी से बोलता है अगर तुम इसमें फेल भी हो गए तो बाकी एग्जाम पास करके तुम्हें एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लो। ये सुन के मैटी का ईगो हर्ट हो जाता है, इसलिए वो सबको बताने को रेडी था फोर्थ क्रस्ट नल्ला नहीं है। फिर मैटी स्पीचलेस इनकांटेशन या वर्डलेस मैजिक कास्ट करके बहुत बड़ा
मैजिक अटैक करता है जिससे पूरा एकेडमी एरिया ही तबाह हो जाता है और वह एग्जाम बहुत ही इजीली पास कर लेता है। फिर मैटी दूसरे दिन एकेडमी यूनिफॉर्म पहन के बाहर आता है जहां उसको आलमा और लूरी मिलते हैं और लूरी को यूनिफॉर्म में देख के मैटी का डाटा ट्रांसफर करने का मन करने लगता है। लेकिन फिर वो लोग एकेडमी के प्रिंसिपल एडवर्ड की स्पीच सुनने आते हैं। एडवर्ड ज्यादा फालतू बातें करने वालों में से नहीं है, इसलिए वो सभी को बताता है सेकंड एकेडमी स्टूडेंट को उनके हार्ड वर्क से जज करती है, ना कि फर्स्ट एकेडमी के जैसे क्रैश के बेसिस पर। फिर एडवर्ड जाते जाते मैटी को अपने ऑफिस में बुलाता है, पर मैटी ऑफिस के बाहर सोच रहा था कहीं एडवर्ड एकेडमी को डिस्ट्रॉय और गायल को कुत्ते जैसे हराने के चक्कर में मुझे एकेडमी से लात मारकर निकाल तो नहीं देगा ना। लेकिन जब मैटी अंदर जाता है एडवर्ड मैटी की बहुत तारीफ करता है कि उसने गायल को हरा दिया, जो एक नाइट कैप्टन और मैटी वर्डलेस मैजिक भी कास्ट कर सकता है, जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। ऐसा भी बोला जा सकता है ऐसे लोग बहुत ही रेयर होते हैं और एडवर्ड भी अपने स्कूल में वर्डलेस मैजिक सभी बच्चों को सिखाना चाहता है। लेकिन सेकंड एकेडमी को फर्स्ट एकेडमी के रूल फॉलो करने होते हैं और फर्स्ट एकेडमी वर्डलेस मैजिक को नल्ला और फालतू मानती है। और वो बात अलग है कि वर्डलेस मैजिक कास्ट करने से स्पेल और पावरफुल हो जाती है, इसलिए एडवर्ड चाहता है कि मैटी होने वाले इंटर स्कूल एकेडमी टूर्नामेंट में फर्स्ट एकेडमी को वर्डलेस मैजिक से हरा के सबको बता दे वर्डलेस मैजिक नल्ला नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर थोड़ा सोचने के बाद मैटी इस बात के लिए मान जाता है और दूसरे दिन सभी स्टूडेंट को वर्डलेस मैजिक सिखाता है। तो ये देख के सभी को लगता है मैटी एक डीमन है, लेकिन जब बाकी प्रोफेसर भी वर्डलेस मैजिक करके दिखाते हैं तो सभी स्टूडेंट भी मैजिक सीखने के लिए मान जाते हैं। फिर सभी स्टूडेंट पूरा मन लगा के प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर मैटी लूरी के पास जाता है और देखता है उसका माना खत्म हो गया है, तो वो मैजिक कास्ट नहीं कर पा रही, इसलिए मैटी लूरी को अपना थोड़ा माना ट्रांसफर करता है जिसकी हेल्प से लूरी परफेक्टली वर्डलेस मैजिक कास्ट कर लेती है। लेकिन वो दोनों ये सोच में पड़ जाते हैं जब वर्डलेस मैजिक इतना ही पावरफुल और इफेक्टिव है कॉम्बैट के लिए तो इस मेथड को यूज करना बंद क्यों कर दिया गया था। लेकिन सीन इंटर एकेडमी टूर्नामेंट पे आता है जहां लूरी और एल्मा से मैटी को पता चलता है फर्स्ट एकेडमी लगातार 64 टाइम टूर्नामेंट जीत तो चुकी है और वो भी इसलिए क्योंकि उनके पास मैजिकल चूजन वन है जो बहुत ही पावरफुल होते हैं मैजिक में। और मैटी को भी यहाँ से उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल बंदे की प्रेजेंस फील होती है। लेकिन मैटी के हिसाब से इतने पावरफुल तो सिर्फ डीमन होते हैं जो ह्यूमन के कट्टर दुश्मन है, लेकिन वो तो खत्म हो गए हैं। पर मैटी टूर्नामेंट ग्राउंड पे आता है जहाँ उसके सामने फर्स्ट एकेडमी के 3 बंदे खड़े हैं। सेंटर वाले बंदा डेविलिस है जो मैजिकल चूजन वन में से एक है और डेविलिस मैटी के पास नल्ले क्रस्ट होने का मजाक उड़ाता है और जब बाकी 2 बंदे मैटी पर अटैक करने आते हैं तो मैटी उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है और बहुत जल्दी डेविलिस पर मैजिक अटैक करता है और डेविलिस बिना इनकांटेशन पड़े ही मैजिक को ब्लॉक कर लेता है, जिसको देखकर सब हैरान है। और ये देख के मैटी को कंफर्म हो जाता है डेविलिस एक डीमन है जो ह्यूमन के बीच में है और डीमन ह्यूमन के बीच मिलजुल कर रह रहे हैं और डीमन ने ही वर्डलेस मैजिक को नल्ला बताया होगा जिससे ह्यूमन ज्यादा पावरफुल ना हो। और फोर्थ क्रस्ट नल्ला और कमजोर क्रस्ट है, ये बात भी डीमन नहीं फैलाई है जिससे फोर्थ क्रस्ट वाले पावरफुल ना हो सके। फिर मैटी अपने नेक्स्ट अटैक से डेविलिस का ह्यूमन बने रहने वाला स्पेल ब्रेक कर देता है जिससे डेविलिस की डीमन आइडेंटिटी सभी के सामने आ जाती है जिसको देखकर सब डर जाते हैं। लेकिन इससे पहले डेविलिस वहां से भाग पाता मैटी अपनी स्वॉर्ड में मैजिक कास्ट करके एक ही अटैक में डेविलिस को मार देता है। लेकिन मैटी को समझ नहीं आता जब उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में सभी डीमन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था तो डीमन फिर से इतने पावरफुल कैसे हो गए कि ह्यूमन के साथ मिलजुल कर रहने लगे, वो भी उनको बिना पता चले। फिर डेविलिस के मरने के बाद लूरी भागे भागे चेक करने आती कहीं उसकी निब्बे बाबू को कहीं चोट तो नहीं लगी और पीछे से एल्मा कहती है रूम में जाने का सबब नहीं हो रहा, तड़प ही ऐसी है ना, समझ में आता है। लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है जहां एडवर्ड मैटी को किंग से मिलवाने लाया है क्योंकि मैटी एक ही ऐसा बंदा है जिसने अभी तक के रिकॉर्ड में एक ही अटैक में डीमन को मार दिया है और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैटी मन ही मन सोच रहा होगा अगर मैं बता दूं अपने जवानी के किस्से तो ये सब लौंडे मेरे पैर दबाने लग जाएं। फिर वो दोनों किंग के पास आते हैं और एडवर्ड और किंग एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहले से ही जानते हैं। फिर मैटी अपना इंट्रोडक्शन देता है और इंट्रो सुनने के बाद किंग मैटी को बताता है कि वो मैटी के काम से बहुत खुश है और ऐसे टाइम पे किंग को सभी को बताना चाहिए था कि मैटी ने एक डीमन को एक सिंगल अटैक में मार दिया। लेकिन जब सबको पता चलेगा डीमन ह्यूमन के बीच ह्यूमन बन के घूम रहे हैं तो सबकी फट जाएगी और किंग की थू हो जाएगी और सभी लोग बोलेंगे ये किंग जो अपनी बीबी नहीं संभाल पाया वो घंटा डेज संभालेगा। इसलिए किंग मैटी को दूसरे रिवॉर्ड में डबल एन्चांटमेंट वाली शॉट देने की सोचता है। लेकिन तभी मैटी को याद आता
बताता है मैं ही वो बंदा हूँ जिसने शॉपकीपर के कहने पे तलवार को डबल एन्चांटेड किया था और ये नल्ला किंग मेरी ही स्वॉर्ड मेरे को देने की सोच रहा है। ये तो वही हुआ जैसे तुम्हारी बंदी तुम्हारी फेक आईडी से सेट हो जाए। तो मैटी किंग से दूसरे रिवॉर्ड में किंगडम में जितने भी डंजन है उसमें जाके मॉन्स्टर को मार के वहां के रिसोर्सेज लेने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि मैटी के जमाने में डंजन के रिसोर्सेज को लेके किंगडमों के बीच वॉर हो जाती और प्रेजेंट टाइम में किसी को डंजन के रिसोर्स यूज करना नहीं आता और किंग भी मैटी की रिक्वेस्ट के लिए मान जाता है। और अब मैटी के रिवॉर्ड देने की बात क्लियर हो गई है तो किंग से मैटी को पता चलता है फर्स्ट मैजिकल चूजन वन 100 साल पहले आया था और डेविलिस के मरने के बाद सभी चूजन वन किंगडम से एकदम से गायब हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 100 साल से डीमन ह्यूमन बन के हमारे बीच रह रहे हैं और हम लोगों का काट रहे हैं। लेकिन अब किंग को लगता है मैजिकल चूजन वन गायब हो गए हैं तो किंगडम सेफ है, लेकिन मैटी को ऐसा नहीं लगता क्योंकि जहां तक वो डीमन को जानता है, अब जब ह्यूमन को डीमन के बारे में पता चल गया है तो डीमन बहुत जल्दी ह्यूमन पर आर्मी बना के अटैक करने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील होने का कोई खतरा नहीं है और डीमन को आर्मी बनाने में 3 महीने लगेंगे। और अब मैटी को समझ आता है उसकी प्रीवियस लाइफ में जो डीमन बच गए थे वो ह्यूमन के बीच रहने आ गए और फोर्थ क्रेस्ट को सबसे नल्ला और वर्डलेज मैजिक को कमजोर बता दिया जैसे ह्यूमन और स्ट्रॉन्ग ना हो सके और डीमन को ह्यूमन से खतरा ना हो। लेकिन अब किंग को डरने की बात नहीं है क्योंकि मैटी यहाँ है और मैटी पूरे किंगडम को बैरियर से कवर कर सकता है और डिवाइन क्लास आर्टिफैक्ट से बैरियर को परमानेंट कर लेगा और फर्स्ट और सेकंड एकेडमी साथ में काम करे तो ये बैरियर का काम और भी जल्दी हो जाएगा और वर्डलेज मैजिक की प्रैक्टिस से सभी स्टूडेंट डीमन से वॉर में बहुत काम आएंगे। तो इतना अच्छा प्लान सुन के किंग डीमन के अगेंस्ट वॉर को लीड करने का लीडर मैटी को ही बना देता है। फिर मैटी ट्रेजर रूम में आता है जहां से वो अपने पर्सनल काम और बैरियर बना के लिए कुछ भी चीज ले सकता था। मैटी को वहां एक एंशिएंट स्वॉर्ड मिलती है और उसको चेक करने से मैटी को याद आता है ये तो उसकी प्रीवियस लाइफ की स्वॉर्ड है। ये तब उसने बनाई थी जब उसको स्वॉर्ड बनाने का भूत सवार हो गया था और ये स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल है और ये मैजिकल बैरियर के कोर में काम आ सकती है। और वहां उसको अपने प्रीवियस लाइफ का एक पेंडेंट मिलता है जिसको पहनने से मैटी को मॉन्स्टर या डीमन को मारने से नॉर्मल से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सकते हैं। फिर मैटी स्टूडेंट की ट्रेनिंग देखने आता है। मैटी ने किंग से बोला है कि वर्डलेस मैजिक और सभी क्रेस्ट के ट्रू पावर के बारे में पब्लिक को बता दिया जाए, लेकिन ये सब इतना जल्दी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। फिर मैटी लूरी और आल्मा से मिलता है जिनको भी पता चल गया है मैटी एक किंगडम क्लास बैरियर बनवाने वाला है। मैटी डंजन मॉन्स्टर को मारने जाने वाला है, इसलिए वो लूरी और आर्मा को भी उसके साथ पार्टी बनाने को बोलता है क्योंकि पार्टी के साथ डंजन में जाना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। दोनों लड़कियां भी पार्टी में आने के लिए रेडी हैं पर उन दोनों को लगता है वो डंजन में मैटी को होल्ड बैक करेंगी, मतलब उनकी वजह से मैटी अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो दोनों नल्ली और वीक हैं। और आल्मा को शॉट चलाने से अच्छा वो यूज करना लगता है, लेकिन वो कॉम्बैट में यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो बहुत कमजोर माना जाता है। तो मैटी आल्मा के क्रस्ट के बारे में उसे बताता है कि वो बो एंड एरो के लिए बेस्ट है ना कि शॉर्ट फाइटिंग के लिए। फिर मैटी आल्मा को दिखाता है एरो में मैजिक डाल के उसको कैसे यूज किया जा सकता है जिससे बो कॉम्बैट में पावरफुल साबित हो सकता है। तो ये सब देख के लूरी भी मैटी से चिपक के बोलती है मैं भी एन्चांटमेंट करने में बहुत अच्छी हूँ। तो आल्मा बोलती है डाटा ट्रांसफर करने का इतना ही मन है तो रूम में जाके करो ना कि यहाँ। लेकिन मैटी बहुत खुश है क्योंकि उसके पास कॉम्बैट क्रैश है जो फ्रंट लाइन को हैंडल करने में काम आएगा। लूरी का क्रिएशन क्रैश सपोर्ट के लिए और आल्मा का रैपिड फायर दूर से सपोर्ट करने के लिए बेस्ट है और अब वो तीनों एक बैलेंस टीम बन चुके हैं। फिर वो सब एकेडमी के नीचे बने हुए डंजन में आते हैं जहां मैटी भाग के एक छोटा मॉन्स्टर लाता है जिसको देख के लड़कियां डर जाती हैं, लेकिन मैटी मॉन्स्टर को रख के आल्मा को बो ट्रेनिंग देता है और मैटी की गाइडेंस पाके आल्मा माना डिटेक्शन द्वारा एरो फायर करना भी सीख जाती है। तो मैटी आल्मा को अकेले प्रैक्टिस करने भेज देता है और अब लूरी और मैटी अकेले हैं तो वो दोनों डिब्बा भी अकेले क्या करेंगे, डाटा ट्रांसफर नहीं। गंदे लोग। मैटी लूरी को पहले वेपन बनाना फिर उन्हें एन्चांट कैसे करना है वो सिखाएगा। तो मैटी सबसे पहले तो डंजन वॉल तोड़ के रॉ और निकालता है और लूरी को गाइड करता है कि वो रॉ ओर को रिफाइन कैसे कर सकती है। फिर सीन एल्मा पे आता है जो अब एक साथ 3 मॉन्स्टर को मार सकती है, लेकिन जब वो मैटी और लूरी के पास आती है तो देखती है अब लूरी वेपन को बना के उनको एन्चांट भी कर सकते हैं। फिर लूरी सभी लोगों के हिसाब से उनके लिए आर्मर और वेपन बनाती
आती है। तो ये सब देख के मैटी डिसाइड करता है जब उसकी टीम स्ट्रांग हो गई है तो वो अब 10th फ्लोर जाएंगे, जहां फर्स्ट फ्लोर से ज्यादा स्ट्रांग मॉन्स्टर उन्हें मिल सकते हैं। और जब वो दोनों 10th फ्लोर आते हैं तो सबसे पहले उन्हें कुछ लल्लू मॉन्स्टर मिलते हैं। तो लूरी और आलमा एक दूसरे की हेल्प करके उन्हें मार देते हैं, लेकिन तभी वहां एक 3 आइड डॉग आता है जो अभी तक का उन दोनों का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है। मैटी सोच रहा था क्या उसे उन दोनों की हेल्प करनी चाहिए या नहीं, लेकिन लूरी फायर मैजिक से डॉग को रोकती है और आलमा डबल एरो फायर करके डॉग को इजीली मार देती है। और मैटी भी उन दोनों की टीम वर्क की तारीफ करता है और मैटी के पास जो पेंडेंट है उस वजह से सभी के एक्सपीरियंस पॉइंट जल्दी बढ़ रहे थे। पर मैटी मैजिकल क्रिस्टल से बैरियर कैंप बनाता है और खुद 25th फ्लोर जाके चेक करना चाहता है कि 4th क्रस्ट मिलने के बाद वो पहले से कितना पावरफुल हो गया है। लेकिन आलमा से पता चलता है गॉड ऑफ मैजिक गायस की प्रोटेक्शन से लेजेंडरी हीरो की टीम भी इस डंजन के 23 फ्लोर तक ही पहुंच पाई है। लेकिन मैटी गायस, गॉड ऑफ मैजिक और बाकी सभी बातों को इग्नोर मार के 25th फ्लोर आता है, जहां वो कुछ नल्ले मॉन्स्टर को मार के और डीपल फ्लोर में जाता है जहां उसको बैरियर बनाने के लिए एडामेंटाइट भी मिल जाता है। पर तभी उसे डंजन बॉस के होने की प्रेजेंस फील होती है। पर प्रेजेंट टाइम पे मैटी अपनी प्रीवियस लाइफ जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन अभी उसके पास 4th क्रस्ट है जो कॉम्बैट के लिए बेस्ट है और उसको चुल्ल मची है ये देखने की कि वो अभी कितना पावरफुल है। इसलिए वो बॉस फ्लोर आता है और सबसे पहले बॉस के लड़कों को खत्म कर देता है जिससे वो फाइट में उसे डिस्टर्ब ना करें। तभी डंजन बॉस जो एक सरपेंट है उस पर अटैक करता है, लेकिन मैटी अटैक बड़े आराम से डॉज कर लेता है। पर अगर मैटी को बॉस का अटैक लग गया तो उसका बंटाधार होना पक्का है क्योंकि बॉस के पास पॉइजन भी है। लेकिन तभी बॉस मैटी को खा लेता है पर मैटी बॉस का मुंह ब्लास्ट करके बाहर आता है और अपनी स्वॉर्ड में मैजिक लगा के बॉस को मारने का ट्राई करता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी बॉस को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसा तुम्हारी बंदी को तुमसे ब्रेकअप करने के बाद फर्क नहीं पड़ता ना, वैसे ही फिर मैटी अपनी प्रीवियस लाइफ की एक ट्रिक यूज करके अपने स्वॉर्ड में बहुत सारा माना एब्जॉर्ब करके अपने नेक्स्ट अटैक से बॉस को मार देता है। और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि पूरा डंजन अर्थक्वेक आने से हिलने लगता है और डंजन में रह रहे डीमन को भी सेंस होता है कि किसी ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक का यूज किया है। लेकिन उन लोगों को इस बात पे यकीन नहीं होता क्योंकि उनके हिसाब से प्रेजेंट टाइम पर कोई इतना पावरफुल ही नहीं है जो ऐसा मैजिक अटैक कर सके। फिर मैटी लूरी और आलमा के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसने डंजन बॉस को हरा दिया है। और ये देख सुन के वो दोनों हैरान और परेशान हो जाती हैं। अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद अपनी गैंग एडवेंचर गिल्ड जाती है ताकि जो सामान उन्होंने डंजन में कलेक्ट किया था उसे बेचा जा सके। लेकिन मैटी की गाइडेंस की वजह से सेकंड एकेडमी के जो नल्ले स्टूडेंट थे वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो सभी एडवेंचर क्वेस्ट पूरा कर लेते हैं, वो भी बहुत जल्दी। तो बाकी एडवेंचर सेकंड एकेडमी के बच्चों से जलते हैं और रिसेप्शनिस्ट मैटी की पार्टी को अंडर एस्टिमेट करती है क्योंकि मैटी के पास नल्ला क्रैश्ड जो है तो वो भी नल्ला ही होगा। और रिसेप्शनिस्ट के हिसाब से मैटी तो लूरी और आलमा का सामान ढोने के लिए होगा। लेकिन मैटी उसका मुंह तुरंत बंद कर देता है जब वो बॉस मॉन्स्टर का कटा हुआ सर उसके सामने रखता है। और ये देख के रिसेप्शनिस्ट डर के मारे अपनी गीली कर लेती है। फिर मैटी सरपेंट मॉन्स्टर का सर और उसका बड़ा सा मैजिक स्टोन बेचना चाहता था और सरपेंट का मैजिक स्टोन इतना रेयर है कि उसे नेशनल ट्रेजर माना जाता है। लेकिन मैटी फिर भी इसे बेच रहा है क्योंकि वो बहुत अमीर है, नहीं क्योंकि उसे इससे भी और बड़ा मैजिक स्टोन चाहिए किंगडम के बैरियर को बनाने के लिए। लेकिन रिसेप्शनिस्ट को पक्का नहीं होता कि उनका गिल्ड इतने आइटम को अफोर्ड भी कर पाएगा या नहीं। आखिर में वो इन आइटम के बदले मैटी को 750 गोल्ड कॉइन देती है। पर मैटी आलमा लूरी को उनका इक्वल शेयर देने का ऑफर करता है, लेकिन दोनों मना करते हैं क्योंकि उनका कहना होता है कि उन्होंने सरपेंट को मारने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो उनको पैसे भी नहीं मिलने चाहिए। जब वो टाउन से वापस जा रहे होते हैं तब मैटी को एक अजीब सी एनर्जी फील होती है जो सीधा मैजिक एकेडमी की तरफ जा रही होती है। ये एनर्जी दो डीमन की होती है जो उस मिस्टीरियस ह्यूमन को ढूंढने आए हैं जिन्होंने उसकी कॉमरेड डेविलिस को जान से मार दिया था। जब मैटी इन दोनों डीमन की पावर जज करता है तो उसे लगता है इनमें से एक डीमन डेविलिस से भी स्ट्रांग है, इसलिए मैटी खुद इन डीमन से लड़ने का डिसीजन लेता है और आलमा लूरी से रिक्वेस्ट करता है कि वो वीकर डीमन से लड़े। मैटी उनको यकीन दिलाता है कि अब वो दोनों इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि एक डीमन से थोड़ी देर के लिए फाइट कर सकते हैं और मैटी स्ट्रांग डीमन को हराने के बाद उन दोनों की हेल्प करने भी आ जाएगा तो ज्यादा टेंशन की बात भी नहीं है। पर मैटी नेक्स्ट ही सेकंड में वीकर डीमन पर अटैक कर देता है जो एसेल का सबऑर्डिनेट होता है। वीकर डीमन मैटी का सरप्राइज अटैक ब्लॉक कर लेता है जो दिखाता है कि दोनों के बीच कितना बड़ा पावर गैप है। एसेल एक डेडली फायर ब्लास्ट स्पेल से मैटी पर अटैक
अटैक करता है, लेकिन मैटी अटैक को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लेता है और कंट्रोल करके वही फायर अटैक एसल पर वापस मारता है। और ये सब मैटी का एक प्री प्लान्ड प्लान होता है और इस वजह से उन दोनों डीमन का ध्यान थोड़ा सा हट जाता है। तो इसी मौके का फायदा उठाकर एल्मा एक एन्चेंटेड एरो वीकर डीमन पर मार देती है, जो उसके मैजिक पावर को कमजोर करने लगता है और उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है। फिर वीकर डीमन एल्मा और लूरी को टारगेट करने लगता है और एसल से अलग हो जाता है, जो कि मैटी के एक प्लान का ही पार्ट होता है। और एसल मैटी के लिए एक लार्ज स्केल अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन उसके स्पेल कास्ट होने से पहले ही मैटी उसका कास्टिंग सर्कल ही तोड़ देता है, जो दिखाता है उसकी मैजिक नॉलेज और विजडम कितनी ज्यादा है। इससे गुस्से में आकर एसल अपनी तलवार निकालता है और क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगता है। मैटी की फिजिकल स्ट्रेंथ एसल से वीक होती है, लेकिन वो अपनी एजिलिटी और पास्ट लाइफ कॉम्बैट एक्सपीरियंस की वजह से इजीली एसल के अटैक अवॉइड कर देता है और फाइट में अपर हैंड ले लेता है। जब एसल को लगता है कि अब भागना ही बेस्ट ऑप्शन है, तब मैटी उसे वहां से भागने नहीं देता, वो एक ऑक्लूजन ऑर्ब से उसे पकड़ लेता है और एसल हवा में ही बेहोश हो जाता है और सीधा नीचे रोड पर आके गिरता है। और जैसे ही एसल भीड़ के सामने गिरता है, लोग एक डीमन को देखकर पैनिक करने लगते हैं और मेन विलन को हराने के बाद मैटी अपने दोस्तों की फाइट देखने जाता है, जो वीकर डीमन से लड़ रही होती हैं। आल्मा लगातार अपने एन्चेंटेड एरो मार रही होती है, जो लूरी ने बनाए होते हैं। डैमेज देने के बाद दोनों पतली गली से निकल लेते हैं ताकि डीमन उन्हें पकड़ ना पाए। और मैटी को उन पे फक्र होता है और उसकी नजर में दोनों लड़कियों ने अपनी अहमियत प्रूफ कर चुकी होती हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो वीकर डीमन को मार देगा। फिर मैटी वीकर डीमन को बताता है कि उसका बॉस ऑलरेडी निपट गया है और एक सिंपल लाइट मैजिक स्पेल कास्ट करता है। ये स्पेल डीमन के अगेंस्ट इतना पावरफुल होता है कि सिर्फ एक ही अटैक से उनका काम तमाम हो सकता है। और इस स्पेल को देख के डीमन भागने की कोशिश करता है, लेकिन आल्मा उसका एक विंग शूट करके तोड़ देती है और मैटी फाइनल ब्लो मार के बैटल को खत्म कर देता है। टाउन के लोग ये सब देख रहे होते हैं और शॉक हो जाते हैं कि सिर्फ 3 अकेडमी स्टूडेंट ने तो पावरफुल डीमन को हरा दिया, लेकिन मैटी जो एक ट्रू इंट्रोवर्ट है, अटेंशन का सेंटर नहीं बनना चाहता, इसलिए वो तुरंत अपने दोनों दोस्तों को उठाता और वहां से उड़ जाता है। इसी इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद किंग मैटी आल्मा और लूरी को समन करता है और उन्हें 2 डीमन को मारने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। पहले की तरह किंग उन्हें रिवॉर्ड देना चाहता था और मैटी से पूछता है कि इस बार वो क्या चाहता है। मैटी रिक्वेस्ट करता है कि किंग उसके लिए जितने हो सके उतने डंजन ढूंढने में मदद करे। दूसरी तरफ आल्मा और लूरी बस कुछ पैसे लेने की रिक्वेस्ट करते हैं, क्या मतलब गोल्ड डिगर है, और किंग खुशी खुशी उन सभी की रिक्वेस्ट मान जाता है। लेकिन तभी मैटी एक डीमन की प्रेजेंस फील करता है, जो मैजिक क्रिस्टल का यूज करके उनको देख और सुन रहा होता है। तो मैटी उस कनेक्शन को रिवर्स करता है और डीमन पर एक पावरफुल अटैक भेजता है, जिससे डीमन दर्द से चीखने लगता है। किंग तुरंत उसकी आवाज पहचान जाता और बताता है ये एरहार्ड की आवाज है, जो मिज ऑर्डर का एक फॉर्मर कैप्टन था। मैटी तुरंत एरहार्ड की एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट करता है और किंग को कोऑर्डिनेट देता है। किंग उस जगह को रिकॉग्नाइज करता है और बताता है ये एक अबैंडन्ड विलेज है, जिसको डीमन ने तबाह कर दिया था। फिर मैटी सोचता है कि वहां जाकर उसे डीमन से निपटना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसका क्रेस्ट ऑफ फेलियर है, वो लॉन्ग रेंज टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो एक और बेटर आइडिया सोचता है और आल्मा और लूरी के साथ डार्क माउंटेन की तरफ निकल जाता है। एक लेजेंडरी क्रिएचर को ढूंढने के लिए जल्दी ही उन्हें एक ड्रैगन मिलता है, जो पीसफुली रेस्ट कर रहा होता है। फिर मैटी रिवील करता है उसका प्लान इस डरावने ड्रैगन को अपनी सवारी बनाना है। इस ड्रैगन का नाम आयरिस है और पास्ट में ड्रैगन आयरिस ने कई किंगडम तबाह कर चुकी है, लेकिन मैटी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने अपनी पास्ट लाइफ में उसे ऑलरेडी हरा के उसको टेम भी कर लिया था। इसलिए वो बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ता है। जब आयरिस देखती है कि मैटी ड्रैगन लैंग्वेज बोल सकता है, तो उसे ये देखकर शौक होता है और आयरिस को डाउट होता है कि ये कमजोर सा दिखने वाला लड़का कहीं गायस द गॉड ऑफ मैजिक तो नहीं है, जो हजारों साल पहले खुद को खत्म कर चुका था सिर्फ एक कॉम्बैट क्रेस्ट पाने के लिए। और गायस के एकदम से आ जाने से आयरिस डर जाती है और सोचती है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है अगर ये यहाँ आ गया है, इसलिए वो अपनी जान की भीख मांगने लगती है। फिर मैटी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है और आयरिस को सिचुएशन समझाता है और पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे डीमन हाइड आउट तक राइड दे दे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होती है, आयरिस के विंग पहले ही फट कट चुके होते हैं। वो इसका ब्लेम मैटी पर डालती है और कहती है कि जब मैटी ने अपनी पास्ट लाइफ एंड कर दी थी, तब कई किंगडम में लगातार एक्सप्लोजन होने लगे थे, जिस वजह से ह्यूमन रेस ऑलमोस्ट स्टोन एज में वापस चली गई थी। इन्हीं एक्सप्लोजन में से एक ने आयरिस के विंग तबाह कर दिए थे। मैटी को 1000 साल पहले क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए वो ज्यादा बिना ड्रामा किए आयरिस की विंग हील कर देता है। अब आयरिस फिर से उड़ने लायक हो जाती है। उसके बाद मैटी अपने दोस्तों का उसको इंट्रोडक्शन करवाता है, लेकिन एक चीज स्ट्रिक्टली मना कर देता है कि आयरिस किसी को भी ना बताए कि मैटी ही गायस है और उसके रिकार्नेशन के बारे में भी अपना मुंह बंद करे रहे। पर आयरिस ह्यूमन लैंग्वेज में बात करने लगती है और आल्मा और लूरी को अपना इंट्रो देती है और दोनों लड़कियां एक ड्रैगन को बोलते देख बड़ी हैरान है। जिसके बाद सब आयरिस के बैक पर बैठ के डीमन विलेज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आयरिस अपनी फ्लाइंग स्पीड इंक्रीज करने लगती है, मैटी उसे रोक देता है और पूछता है कि वो कितना फास्ट उड़ने वाली थी। आयरिस एक्सप्लेन करती है कि वो मैक्सिमम स्पीड पर उड़ने वाली थी जो गायस का दोस्त रियूअर हैंडल कर सकता है। ये सुनते ही लूरी रिकॉग्नाइज करते हैं कि रियूअर गॉड ऑफ स्वॉर्ड था। ये सुन के मैटी कंफ्यूज हो जाता है कि आजकल के लोग पता नहीं उसको और उसके दोस्त को गॉड क्यों मान रहे हैं और उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये टाइम पास छोड़ के वो आयरिस को समझाता है आल्मा लूरी नॉर्मल ह्यूमन है तो वो इतनी स्पीड हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए आयरिस अपनी स्पीड कम कर लेती है और डायरेक्टली डीमन विलेज की तरफ धीरे धीरे उड़ने लगती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में मैटी को देखते हैं जो बहुत आराम से एरिया गार्ड करने वाले डेविल को मार देता है और ये सब देख के तीनों लड़कियों की फट जाती है और वो इस बात की गनीमत मनाती हैं कि मैटी उनके साइड है ना कि डीमन के साथ, नहीं तो उनके घोड़े खुल जाते। फिर घर के अंदर से मैटी को दो डीमन की प्रेजेंस फील होती है जिसमें से एक दूसरे की बात सुनने वाला नल्ला एरहार्ड है और दूसरा डीमन बहुत पावरफुल है जिसके बारे में मैटी को नहीं पता, लेकिन मैटी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर तभी नल्ली आयरिस इतने बाद फ्लाई करने के चक्कर में चक्कर खा के गिर जाती है और आल्मा लूरी की हालत मिल्क शेक जैसे हो जाती है। लेकिन फिर वो तीनों घर के अंदर आते हैं और मैटी टेलीपैथिकली बात करने वाला मैजिक यूज करता है और दोनों लड़कियों को इस बार पहले फाइट करने का ऑर्डर देता है और उनकी सेफ्टी के लिए एक मैजिकल पेपर भी देता है। फिर जब वो सब एक रूम में आते हैं तो वो खाली होता है, लेकिन अपनी पार्टी को पता चल जाता है एरहार्ड इनविजिबल होके एक रूम के कॉर्नर में छुपा हुआ है और मैटी अपने मैजिक से एरहार्ड का इनविजिबल मैजिक ब्रेक कर देता है और नल्ले एरहार्ड को इस बारे में पता ही नहीं चलता। पर इसी मौके का फायदा उठा के आल्मा अपना एन्चांटेड एरो शूट करती है, लेकिन उससे एरहार्ड को कुछ नहीं होता। वो तो उल्टा उन तीनों की बेइज्जती करने लगता है। पर एरहार्ड नल्ला है इसलिए उसके हिसाब से सामने खड़ा लड़का मैटी नहीं है और कोई नल्ला ह्यूमन है और मैटी तो किंगडम से अभी तक यहाँ आया ही नहीं है। लेकिन फिर वो मैटी के साथ फाइट करने लगता और आल्मा लगातार एरहार्ड पर मैजिकल एरो शूट कर रही थी जिससे धीरे धीरे एरहार्ड कमजोर हो जाता है क्योंकि लूरी के बनाए मैजिकल एरो में डीमन को वीक करने वाला मैजिक भी लगा हुआ था। लेकिन जब एरहार्ड देखता है वो मरने वाला है तो वो डीमन का लास्ट अटैक यूज करने का डिसीजन लेता है जिसमें अपनी लाइफ फोर्स देके डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और एरहार्ड लूरी और आल्मा पे अटैक कर देता है। लेकिन ये मैटी भैया का एक इल्यूजन होता है और एरहार्ड का हुतिया बन जाता है और उसी हुतियापे का फायदा उठाकर आल्मा एरहार्ड को अपने मैजिकल एरो से इस बार सच में मार देती है। जिसके बाद मैटी फिर से अपनी दोनों हाफ गर्लफ्रेंड की तारीफ करता है, लेकिन नेक्स्ट डीमन एरहार्ड से ज्यादा पावरफुल है इसलिए वो उन दोनों को आयरिस की पीठ में जाके उसकी फाइट एंजॉय करने का मौका देता है। फिर नेक्स्ट डीमन मिस्ट को कंट्रोल कर सकता है इसलिए मैटी फिर से अपने प्रीवियस लाइफ की कोई ट्रिक यूज करता है और मिस्ट को हटा देता है और पावरफुल वाला डीमन को सामने ले आता है और ये सब देख के डीमन समझ जाता है मैटी कोई लल्लू पंजू मैजिशियन नहीं है, इसलिए वो सीधा मैटी से फाइट करने लगता है और थोड़ा फाइट करने के बाद वो मैटी का एक हाथ काट देता है। लेकिन मैटी दिमाग से पैदल नहीं है, वो तो डीमन के इस अटैक से अपने एनालाइज मैजिक से पता लगा लेता है कि डीमन कैसे कैसे फाइट कर सकता है और उसके पास कौन कौन से मैजिक हैं। फिर वो अपना हाथ फिर से हील कर लेता है और हाथ कटवाना मैटी के प्लान का एक हिस्सा था। तो ये सब देख के डीमन समझ जाता है उसके घोड़े लगने वाले हैं, इसलिए वो भी एरहार्ड जैसे अपने लाइफ फोर्स से अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ जाता है। लेकिन ये डीमन एडवांस मैजिक यूज करता है जिससे वो मरेगा नहीं इस स्पेल को कास्ट करने के बाद। लेकिन हमारा हीरो बाकी एनिमे के मेन कैरेक्टर के जैसा लल्लू नहीं है, इसलिए वो डीमन का मैजिक कास्ट करने के पहले ही उसको नलिफाई कर देता है। ये सब देख के डीमन को समझ आ जाता है मैटी उसका पापा है क्योंकि मैटी डीमन के मिस्ट को भी खत्म कर देता है और ये सब काम डीमन के अलावा और कोई नहीं कर पाता क्योंकि सिर्फ वही अपने मिस्ट को कंट्रोल कर सकता है। फिर मैटी डीमन को इतना ज्यादा माना एब्जॉर्ब करवा देता है जिसके बाद डीमन तुरंत तुम्हारे रिलेशनशिप के जैसे टूट के ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन लूरी को लगता है उसका बाबू निपट गया है, इसलिए वो आयरिस से कूद के मैटी के गले पड़ जाती है। लेकिन मैटी फिट एंड फाइन था, लेकिन उसका लूरी को देख के डाटा ट्रांसफर का मन करने लगता है और तभी पीछे से आल्मा आती है
जो उनको रूम में जाके ये निब्बा निब्बी वाले हरकत करने को बोलती है। फिर मैटी सभी को बताता है डीमन यहाँ इस ड्रैगन वाइल्ड पिलर का यूज करके 5000 मॉन्स्टर समन करने वाला था, जिनसे वो कैपिटल में अटैक करवा देता है। लेकिन अब मैटी ने सभी डीमन को कैपिटल से 3 माइल दूर समन करवा दिया है, जिसके बाद वो सब आयरस पर बैठकर जाने लगते हैं। लेकिन आयरस को समझ नहीं आता कि वो बॉस को छोड़ने के बाद क्या करेगी, तो मैटी आइडिया देता है क्यों ना वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आके उसके साथ एकेडमी ज्वाइन कर ले, जिससे आयरस भी हैप्पी है। पर मेन बात ये है कि मैटी नहीं चाहता कि उसकी फ्री की सवारी उससे दूर रहे। लेकिन आयरस ह्यूमन गर्ल में बिना कपड़ों के ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन दोनों गर्लफ्रेंड नहीं चाहती कि मैटी पहले आयरस के साथ डाटा ट्रांसफर करे। फिर सीन शिफ्ट होकर एकेडमी में आता है, जहां मैटी एडवर्ड को एरहार्ड के डीमन हॉर्न प्रूफ के तौर पर देता है। और ये सब देख के एडवर्ड को लगता है किंग से रिवॉर्ड ले लेके मैटी किंग का पूरा ट्रेजर रूम ही खाली कर देगा। लेकिन ये फालतू बातें छोड़ के मैटी नल्ले प्रिंसिपल को आयरस को एडमिशन देने को बोलता है और एडवर्ड को भी आयरस को एडमिशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आयरस को एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। पर मैटी चाहता है जब आयरस एग्जाम दे तो वो भी वहां हो, क्योंकि आयरस अभी अभी ह्यूमन बनी है और वो अभी अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इसलिए वो सेकंड एकेडमी को खत्म भी कर सकती है। फिर एडमिशन की बात क्लियर करने के बाद मैटी अपने हैरम के साथ बाहर आता है और आयरस के हाथों में एक मैजिकल क्रस्ट बनाता है और मॉन्स्टर अटैक और ड्रैगन वाइल्ड पिलर के बारे में नल्ले प्रिंसिपल को आयरस के एग्जाम क्लियर करने के बाद बताएगा। फिर दूसरे दिन सबसे पहले आयरस का रिटन एग्जाम होता है, जिसमें वो नल्ली हरकतें करती है। जिसके बाद उसका शॉर्ट टेस्ट होता है जो गाइल लेता है, पर आयरस शॉर्ट को बैट और गाइल को बॉल समझ के उड़ा देती है। लेकिन मैटी ने गाइल पे प्रोटेक्शन बैरियर लगा दिया था, तो उसके ज्यादा घोड़े नहीं लगते। पर ये सब देख के एडवर्ड को लगने लगता है आयरस कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। फिर नेक्स्ट एग्जाम टारगेट हिट करने का था, लेकिन आयरस टारगेट को हिट करने के बजाय मैटी लोगों को हिट कर देती है। पर मैटी सभी को अपने मैजिक से बचा लेता है। पर आलमा और लूरी को लग रहा था वो वर्जिन ही मनने वाली हैं। फिर आयरस इस बात के लिए सॉरी बोलकर सभी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरे एकेडमी ग्राउंड को ही तबाह कर देती है। पर फिर से मैटी सभी को अपने मैजिक से प्रोटेक्ट कर लेता है। और ये सब देखे ना चाहते हुए भी एडवर्ड आयरस को एंट्रेंस एग्जाम पास करके एकेडमी में एडमिशन दे देता है। और एडवर्ड के पैसे बचाने के लिए मैटी सभी चीजें अपने मैजिक से ठीक करने का वादा करता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में मैटी को एडवर्ड के साथ देखते हैं, जो सेकंड एकेडमी के बच्चों से बैरियर को बनवाने के लिए मटेरियल निकलवाने के लिए उनसे बंधुआ मजदूरी करवा रहा है। लेकिन सेकंड एकेडमी के पास फर्स्ट एकेडमी से कम क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी वाले बच्चे हैं, तो मटेरियल निकाल के उनको रिफाइन करने का काम बहुत स्लो चल रहा है, बिल्कुल तुम सभी के दिमाग के जैसे। और फर्स्ट और सेकंड एकेडमी में अच्छी नहीं बनती, लेकिन इस काम में नल्ला किंग उन लोगों की हेल्प कर सकता है। फिर किंग के बोलने पे फर्स्ट एकेडमी का सुगर डैडी प्रिंसिपल आता है, जिसका नाम मुझे नहीं पता, तो अब से उसका नाम लोला। लोला अपने आप को सेकंड एकेडमी से ऊपर मानता है, क्योंकि उसके पास सेकंड एकेडमी से ज्यादा क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी वाले स्टूडेंट हैं। लेकिन लोला किंग के ऑर्डर भी मना नहीं कर सकता कि फर्स्ट एकेडमी को सेकंड एकेडमी के नीचे उनके ऑर्डर में काम करना है। इसलिए लोला बोलता है हम एक और टूर्नामेंट रखते हैं, क्योंकि पिछले टूर्नामेंट में पता नहीं कहां से कोई डीमन आ गया था, तो रिजल्ट क्लियर नहीं है कि कौन जीता। पर वो बात अलग है, डेविलिस लोला की एकेडमी का ही था और जो भी एकेडमी इस न्यू टूर्नामेंट में विनर बनेगी उसकी बात मानी जाएगी। लेकिन लोला को पता है मैटी और उसकी दोनों बंदियां कितनी स्ट्रांग है, इसलिए लोला उन लोगों को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। और टूर्नामेंट करने का ऑफर मैटी ने दिया है, ना कि लोला ने। और मैटी ने लोला को ये भी बोला है वो जितने स्टूडेंट ला सकता है उतना ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर टूर्नामेंट का दिन आता है जहां पूरी फर्स्ट एकेडमी ही आ जाती है, जैसे यहाँ कोई भंडारा बट रहा हो। और मैटी को फर्स्ट एकेडमी से किसी भी डीमन की प्रेजेंस फील नहीं होती, तो वो आयरस को फाइट करने नहीं भेजता। लेकिन सेकंड एकेडमी से टोटल 5 लोग आते हैं और लोला को 5 स्टूडेंट को देख के लगता है कि फर्स्ट एकेडमी उनका कुत्ता भर देगी। लेकिन जब फाइट स्टार्ट होती है तो सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट स्पीचलेस इनकांटेशन से मैजिक यूज करके फर्स्ट एकेडमी का उल्टा कुत्ता भर देते हैं और थोड़े ही देर में फर्स्ट एकेडमी का कुत्ता बना के जीत जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट एकेडमी के बच्चे वर्डलेस मैजिक यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सब देखने के बाद भी लोला अपनी हार नहीं मानता, बल्कि वो उल्टा बोलता है सेकंड एकेडमी ने चीटिंग की है, इसलिए वो आयरस से खुद फाइट करने का डिसीजन लेता है। लेकिन जब आयरस एडवर्ड की तलवार निकालते निकालते उसको सांप बना देती है, तो
तो ये देख के लोला समझ जाता है आयरिस कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि उसकी मम्मी है। पर फिर एडवर्ड लोला से पूछता है वो किंग के ऑर्डर देने के बाद भी फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट को वर्डलाइज मैजिक क्यों नहीं सिखा रहा है। लेकिन लोला उन लोगों में से है जो अपनी परंपरा को मरते दम तक चेंज नहीं करना चाहते, चाहे ये नल्ला किंग का ऑर्डर ही क्यों ना हो। पर किंग को मैटी और एडवर्ड ने पहले ही बुला लिया था और लोला को उसका ऑर्डर ना मानता देख वो लोला को जेल भिजवा देता है और फर्स्ट एकेडमी को सेकंड एकेडमी के साथ काम करने को बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में मैटी अपने हैरम के साथ 60 सेंटीमीटर बड़ा माना क्रिस्टल लेने डंजन आता है और बैरियर के लिए बाकी मटेरियल का काम फर्स्ट और सेकंड एकेडमी मिलके कर लेंगी। आयरिस एक ड्रैगन है जिसके पास 80 सेंटीमीटर लंबा और बड़ा मैजिक स्टोन है, पर मैटी आयरिस को मार तो नहीं सकता ना एक क्रिस्टल लेने के लिए, इसलिए मैटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को समन करेगा जिसको मार के उसे बैरियर बनाने के लिए बड़ा वाला मैजिक क्रिस्टल मिल जाएगा। फिर मैटी को छोड़ के सब लोग प्रैक्टिस करने के लिए मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, लेकिन नल्ली आयरिस अभी भी अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो बताती है गॉड ऑफ मैजिक गायस इस डंजन के 654 फ्लोर तक जा चुका था। और ये सुन के मैटी मन ही मन सोच रहा था पहले के जमाने में मेरा रोला चलता था रोला। फिर मैटी डेंजरस मॉन्स्टर को समन करने के लिए लूरी से मैजिक क्रिस्टल कास्ट करवाता है और अपना माना देके लूरी की हेल्प भी करता है। और ये सब देख के आयरिस और आल्मा उन दोनों की टांग खिंचाई कर रहे थे, जिसके बाद मैटी आयरिस को मैजिकल क्रिस्टल पर धीरे धीरे मैजिक डालने को बोलता है, पर है तो आयरिस नल्ली ही ना, इसलिए वो पेल के मैजिक डाल देती है जो इस फ्लोर लेवल को हैंडल करने से ज्यादा बड़ा और पावरफुल मॉन्स्टर समन हो जाता है। और आयरिस से हमें पता चलता है मैटी ने अपने प्रीवियस लाइफ में एक मैजिक स्पेल को टेस्ट करने के चक्कर में पूरे 3 माउंटेन की बलि दे दी थी, लेकिन जो मॉन्स्टर समन हुआ था वो आयरिस के जैसा एक ड्रैगन है और आयरिस अभी इस ड्रैगन से हार जाती है, जिसके बाद आयरिस मैटी के कहने पर ड्रैगन को छिपकली बोलती है जिससे ड्रैगन की जल जाती है, क्योंकि स्कूल में सब लोग उसको छोटी छिपकली बोलते थे। मैटी आल्मा और लूरी को स्लो करने वाले एरो शूट करने को बोल के खुद आसपास मैजिक स्टोन से मैजिक सर्कल बनाने लगता है और नल्ली आयरिस को आल्मा और लूरी को प्रोटेक्ट करने को बोलता है, क्योंकि ड्रैगन से फाइट में उन दोनों की गीली हो जाती है और उन दोनों को बचाते बचाते आयरिस जमीन में दब जाती है। मैटी आयरिस को ड्रैगन बन के फाइट करने नहीं दे सकता था क्योंकि वो अभी अभी ह्यूमन बनी है। फिर मैटी के कहने पर सब लोग छुप जाते हैं और आयरिस ड्रैगन को नल्ला बोलती है जो एक ड्रैगन होके भी ड्रैगन ब्रेथ यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये सब मैटी का एक प्लान है क्योंकि वो अपने मैजिक से ड्रैगन को उसकी ही ड्रैगन ब्रेथ से मार सकता है। आप लोग ऐसा समझ सकते हो जैसे आपकी क्रिकेट बैट से आपके पापा आपकी गुद्दी लाल कर दें। फिर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ड्रैगन मारा जाता है, पर मैटी को कुछ नहीं होता। फिर आयरिस बड़ा सा ड्रैगन का मैजिक क्रिस्टल लाती है और अभी तक आयरिस की परफॉर्मेंस देख के मैटी उसको अपनी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जिससे आल्मा लूरी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर वो सब एकेडमी ट्रेनिंग ग्राउंड पे आते हैं जहां आयरिस की ट्रेनिंग होगी, क्योंकि वो अभी भी अपनी ह्यूमन बॉडी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती और आयरिस को अपने सर पर रखे मॉन्स्टर को आल्मा के एरो से प्रोटेक्ट करना है और यही उसकी ट्रेनिंग है। और मैटी लूरी को उनके न्यू वेपन बना के उनको एन्चांट करने की ट्रेनिंग देगा। वो ड्रैगन हॉर्न और मिथरिल से 5 लेयर वाली मैजिक एन्चांटमेंट सॉर्ड बनाना लूरी को सिखाता है। लूरी बहुत जल्दी सभी के लिए सॉर्ड और उनके हिसाब से वेपन बना लेती है और आयरिस अभी अपनी ट्रेनिंग से पहले से थोड़ी इंप्रूव हो गई है। फिर वो सब अपने न्यू वेपन टेस्ट करते हैं जो बहुत पावरफुल है और अब से आयरिस एक भाला यूज करेगी। फिर वो सब फिर से ट्रेनिंग करने लगते हैं और मैटी के हिसाब से जल्दी से किंगडम के बैरियर का काम भी हो जाएगा और किंगडम के स्टूडेंट भी वर्डलाइज मैजिक में प्रो हो जाएंगे। और इसलिए मैटी ये सब काम खत्म करने के बाद किंगडम और एकेडमी छोड़कर न्यू एडवेंचर के लिए चला जाएगा। फिर हम कुछ डीमन को देखते हैं जो बहुत जल्दी ह्यूमन पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में एडवर्ड सभी नल्ले स्टूडेंट को बताता है किंगडम की आन बान शान मैटी बैरियर बनाने में बहुत बिजी होने वाला है, इसलिए तुम सभी स्टूडेंट का काम है किंगडम को डीमन से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि मैटी बैरियर को बीच में इनकम्प्लीट छोड़ के नहीं आ सकता। फिर हम मैटी को देखते हैं जिसको आल्मा लूरी बताते हैं कैपिटल से कुछ दूर कुछ अजीब सेंस हुआ है, तो मैटी समझ जाते हैं उन लोगों के बीच कोई आस्तीन का सांप है और डीमन को बैरियर के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो डीमन टेलीपोर्टेशन मैजिक से कैपिटल पर अटैक करने आ रहे हैं। पर मैटी बीच में बैरियर बनाने का काम नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो लूरी और आल्मा को उन डीमन को हैंडल करने का काम देता है, क्योंकि उसके हिसाब से
से उन दोनों को डीमन को मारने का एक्सपीरियंस है, इसलिए वो सब हैंडल कर लेंगे। और मैटी लूरी को बताता है अब से वो खुद अपने आसपास की सिचुएशन को देख के आल्मा के लिए मैजिक एरो बना के उनको मैजिक से एनचांट करे। जिसके बाद आल्मा लूरी के लड़की के साथ डीमन की टेलीपोर्टेशन लोकेशन पर आते हैं, जहां लूरी आल्मा के लिए मैजिकल एरो बनाती है और टेलीपोर्ट करके जो डीमन आ रहे थे उनको आल्मा मार रही थी, और जो डीमन आल्मा से बच जाते थे उनको लूरी अपनी तलवार से काट डालती थी। और ये सब देख के उस नल्ली लड़की को समझ आ जाता है मैटी की पार्टी कितनी स्ट्रांग है। फिर वहां के सभी डीमन खत्म हो जाते हैं, लेकिन तभी उनको कैपिटल से अजीब सा मैजिक सेंस होता है। और जब वो दोनों मैटी के पास आते हैं तो उन्हें मैटी से पता चल जाता है पहले वाला टेलीपोर्टेशन सर्कल तो बस टाइम पास के लिए था, और डीमन अपनी पूरी बीटीएस आर्मी के साथ सेकंड एकेडमी में अटैक करने आ रहे हैं। और मैटी लूरी और आल्मा से अपने लिए बैरियर बनवाने के लिए थोड़ा टाइम और मांगता है। फिर आल्मा और लूरी एडवर्ड के पास आते हैं। मैटी ने डीमन को मारने के लिए स्पेशल एरो बनाने के लिए लूरी के लिए बहुत सारा मैजिक स्टोन रखा था, पर तभी आसमान में टेलीपोर्टेशन रिफ्ट से एक डीमन बाहर आता और वो नल्ले बच्चों को देख के उन पर अटैक कर लेता है, क्योंकि उसके हिसाब से वर्डलेस मैजिक सीखने के बाद भी ह्यूमन डीमन से कमजोर ही है। लेकिन एकेडमी स्टूडेंट अपने आप को किसी तरह बैरियर से बचा लेते हैं और स्टूडेंट के अटैक डीमन तक नहीं पहुंच रहे थे, और आल्मा के नॉर्मल एरो से भी डीमन का बाल विवाह का नहीं होने वाला था। जिसके बाद डीमन पेल पेल के स्टूडेंट पर अटैक करता है, और सभी स्टूडेंट इस उम्मीद में थे कि लूरी जल्दी से स्पेशल एरो बना के आल्मा की हेल्प से डीमन को खत्म कर देगी। लेकिन हमें पता चलता है लूरी के तो बिना मैटी की हेल्प से घोड़े लगे पड़े हैं। पर जब लूरी को समझ आ जाता है सभी नल्ले बच्चे उसके भरोसे बैठे हैं, तो वो बहुत मुश्किल से स्पेशल एरो बना लेती है, और आल्मा उस स्पेशल एरो को डीमन पर शूट करती है, जैसे डीमन एक ही बार में मारा जाता है। लेकिन सभी बच्चों का जश्न बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट ही सेकंड में बाकी बीटीएस डीमन आर्मी आ जाती है, और इतने सारे डीमन का सामना ये नल्ले बच्चे नहीं कर सकते थे। पर तब भी उन्हें मैटी के आने तक किसी तरह सभी डीमन को बिजी रखना ही होगा। पर तभी हमारा हीरो डैशिंग एंट्री मारता है और डीमन को दो चॉइस देता है, शांति से मरो या फाइट करते करते मरो। और जब कोई डीमन अपना पावर अब भी करता है तब भी मैटी पूरी बीटीएस आर्मी को पूरी तरह खत्म कर देता है। और ये सब देख के सब लोग समझ जाते हैं वो सब मैटी के सामने चाय कम पानी है। पर मैटी लूरी और आल्मा को अभी तक सब चीज अच्छे से हैंडल करने के लिए थैंक्स बोलता है, और मैटी लूरी की बनाई न्यू तलवार की वजह से ही इतने जल्दी सभी डीमन को मार पाया है, जिसको सुनकर लूरी बहुत खुश है। जिसके बाद मैटी सभी के साथ बैरियर क्रिस्टल के पास आता है, जहां वो एक छोटा सा मैजिक स्टोन लगा के बैरियर को स्टार्ट कर देता है। और ये सब देख के पूरा किंगडम अजीब फील करने लगता है। लेकिन मैटी ने बैरियर को बनाने में ड्रैगन वीन स्टोन का भी यूज किया था, इसलिए पहले जो मॉन्स्टर की आर्मी समन हुई थी वो कैपिटल पर अटैक करने आ रही है। लेकिन मैटी के लगाए हुए ट्रैप और एकेडमी के स्टूडेंट जो पहले से पावरफुल हो गए हैं वो फर्स्ट मॉन्स्टर वेव को बहुत ही इजीली खत्म कर देते हैं, और सेकंड वेव के मॉन्स्टर उन लोगों के लिए हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। तो मैटी की पार्टी उनको हैंडल करने आती है, और टाइम बचाने के लिए मैटी आयरिस को मॉन्स्टर के ऊपर ही फेंक देता है, और एक एक करके सब लोग मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर जो सभी मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करके बहुत पावरफुल हो जाता है, और ऐसा करने से मैटी उसको नहीं रोकता, बल्कि उल्टा वो उस मॉन्स्टर को इवॉल्व होने में मैजिक स्टोन फेंक फेंक के हेल्प करता है, क्योंकि इस मॉन्स्टर के इवॉल्व होने के बाद वो उस मॉन्स्टर को मारकर उसके मटेरियल और एक्सपीरियंस ले सकता है, और ऐसा करने से सभी मॉन्स्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। फिर वो क्रिएचर इवॉल्व होकर एक लायन मॉन्स्टर बनता है, और मैटी को पता है सिर्फ बड़े मॉन्स्टर को मारने का एक ही तरीका है, उनको गुस्सा दिला के अटैक करना। मैटी अपनी न्यू स्वॉर्ड में स्पेशल एन्चांटमेंट लगाता है और लायन के पैर काट देता है। लेकिन मैटी जितने भी अटैक लायन पर करता वो उन इंजर्ड एरिया को तुरंत हील कर लेता था। फिर मैटी अपनी स्वॉर्ड में डबल स्पेशल एन्चांटमेंट लगाता है और अपने मैजिक से भी लगातार लायन पर अटैक करके उसका सर काट के उसको लास्ट में मार ही डालता है। और लायन को मरा देख नल्ले स्टूडेंट के साथ कैपिटल के नल्ले लोग भी बहुत खुश हैं। फिर लायन के मरने के बाद उससे भी एक मॉन्स्टर वेन बन जाएगा, इसलिए मैटी इसको किसी दूर डंजन में छोड़ के आने का प्लान बना रहा था, जिससे फिर से मॉन्स्टर कैपिटल पर अटैक करने ना आए। फिर मैटी एडवर्ड को इस बारे में बताता है और ये भी कहता है कि वो ड्रैगन वेन के बारे में रिसर्च करने के लिए किंगडम और एकेडमी छोड़ के जाने वाला है। और ये जान के लूरी बहुत सैड है, क्योंकि इसके हिसाब से वो मैटी के साथ नहीं जाएगी। तो एडवर्ड मैटी को एक स्पेशल स्कॉलरशिप देता है, जिससे वो दुनिया घूम सकता है और एकेडमी का स्टूडेंट भी बना रह सकता है, और कभी वो किसी बड़े खतरे में भी पड़ गया तो किंगडम की वो हेल्प भी मांग लेगा।
तो ये सुन के मन ही मन मैटी सोच रहा होगा, घंटा तुम मेरी मदद करोगे, उल्टा मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आना होगा नल्ले लोग। और इस स्पेशल स्कॉलरशिप पे एडवर्ड मैटी की पूरी टीम का नाम लिख देता है, जिससे वो भी मैटी के साथ दुनिया घूम सकें और पावरफुल हो सकें। और इस सबसे बाकी तीनों भी बहुत खुश हैं। जिसके बाद वो सब एडवर्ड और नल्ले बच्चों को बाय बोलकर कैपिटल से अपने न्यू एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं। फिर मैटी अपनी हैरम पार्टी के साथ अपने न्यू एडवेंचर पे चढ़ पड़ा है और वो सब माल्किया डंजन ड्रैगन वेन की रिसर्च करने जा रहे हैं। और माल्किया डंजन के ऊपर एक सिटी भी है, लेकिन मैटी के जमाने में कोई भी डंजन के ऊपर सिटी नहीं बनाता था और सिटी तक जाने में कुछ दिनों का टाइम लगेगा, क्योंकि सामने वाले फॉरेस्ट में बहुत ही इंटेलिजेंट मॉन्स्टर रहते हैं। लेकिन ये बता के लूरी और आलमा ने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब मैटी इसी फॉरेस्ट से जल्दी से माल्किया सिटी जाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हमारी पार्टी फॉरेस्ट में थी और इतना चलने की वजह से उन सबको भूख लग रही थी, तो इस बात का फायदा उठा के मैटी मॉन्स्टर को मारने फॉरेस्ट में चला जाता है, जहां उसको अपने डिटेक्शन मैजिक से पता चल जाता है विजम मंकी बाकी दिमाग से कमजोर मंकी को कमांड कर रहा है। और मैटी विजम मंकी को मार के बाकी सभी को उसकी डेड बॉडी दिखाता है, जो खाने में अच्छी होने वाली नहीं थी। तो मैटी एक मरा हुआ बड़ा सा बोर निकालता है, तो ये देख के आयरिस के मुंह में पानी आ रहा था और लूरी और आलमा की गीली हो गई थी। नॉर्मली मॉन्स्टर को खाना मतलब मरना है, पर इस बोर को खाया जा सकता है। तो लूरी अब अपने मैजिक में इतना प्रो हो गई है कि वो सीधा ग्राउंड से आयरन निकाल के पॉट बना लेती है। और नल्ली आयरिस अब नल्ली नहीं है, क्योंकि वो वुड कलेक्ट कर रही है, पर नल्ली होने का किताब अब आलमा के पास है। और वो पता नहीं सूप में कौन सा साइंस एक्सपेरिमेंट कर देती है, जिससे सूप ब्लास्ट हो जाता है। और ये देख के आयरिस अपना खाना बचाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद मीट पक जाता है और आयरिस पेल पेल के मीट खा रही थी, तो आयरिस को देख के बाकी दोनों भी मीट खाती हैं, जो उन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। पर तभी आलमा अपना साइंस एक्सपेरिमेंट वाला सूप लाती है, जो इतना खराब होता है कि आयरिस भी उसे नहीं खा पाती। अब ये देख के किसी किसी को अपनी बहन की याद आ गई होगी, खैर कोई नहीं। फिर जब सबका अच्छा और बुरा खाना खाना कंप्लीट हो जाता है, तो वो सब जल्दी से सिटी पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैटी ने विजम मंकी को निपटा दिया है और आयरिस द ड्रैगन के फॉरेस्ट में होने से बाकी सभी मॉन्स्टर की फट रही है। इसलिए वो सब कुछ टाइम डिनर के बाद वाली वॉक करके डंजन सिटी ऑफ माल्किया पहुंच जाते हैं। पर जैसा उन्होंने सोचा था, सिटी वैसी नहीं होती। गली में तुम्हारे बेबड़े दोस्तों की तरह लोग पड़े रहते हैं और वहां के लैंप पोस्ट को भी ड्रैगन वेन से डायरेक्ट पावर मिल रही थी, तो वो भी ब्लास्ट हो जाता है। तो इसका गुस्सा लूरी गरीब सब्जी वाले पर निकालती है, पर उनको सब्जी वाले से पता चलता है मैजिक स्टोन यूज करने से सिटी के लॉर्ड ने सभी को मना किया है, क्योंकि वो सभी मैजिक स्टोन को बाहर बेचता है। और अभी सभी एडवेंचर 10th फ्लोर में मॉन्स्टर से लड़ने गए हैं, जिसमें बहुत लोग घायल हो गए, इसलिए पूरी सिटी में बेवड़े बस दिख रहे हैं। और ये सब सुन के मैटी सभी को लेके चला जाता है और उसको पता चल गया है कि सब एडवेंचर घायल इसलिए हैं क्योंकि ना ही उनके पास अच्छे वेपन है और ना ही फाइटिंग का एक्सपीरियंस। तो मैटी खुद डंजन जाके देखना चाहता है कि वहां चल क्या रहा है, जिसके लिए वो एडवेंचर गिल्ड परमिट बनवाने आता है। पर रिसेप्शनिस्ट मैटी को वार्न करती है कि सिटी में परमिट लॉर्ड देता है, इसलिए जब तक मैटी और उसकी पार्टी यहाँ रहेगी, उनसे लॉर्ड कोई भी डेंजरस जॉब या कुछ भी करवा सकता है, जिसको पूरा करने में सब इंजर्ड हो जाते हैं। पर मैटी अपनी पार्टी मेंबर से परमिट लेने की एडवाइस लेता है और सभी लोग हाँ ही बोलते हैं। पर पीछे बैठे कुछ एडवेंचर बताते हैं डंजन में जाने से उनकी हालत टूटी फूटी हो गई है, पर फिर भी मैटी उनकी बातें नहीं सुनता और 4 परमिट ले लेता है। और तभी वहां एक लड़की हीलर को लेने गिल्ड आती है, क्योंकि डंजन में मॉन्स्टर अटैक से सभी लोग घायल हो गए हैं। तो मैटी हीलर बन के उस लड़की से सब काम डले लोगों के पास आता है। सिटी में बहुत से हीलर थे, पर लॉर्ड ने उन्हें ये बोलकर नौकरी से निकाल दिया कि हीलर फालतू में पैसा लेते हैं। और ये सब सुन के मैटी समझ जाता है लॉर्ड का नट ढीला है। पर मैटी अपने मैजिक से पता लगाता है किस किस को कम इंजरी है और किस किस को ज्यादा। फिर वो अपनी टीम को सभी को हील करने का ऑर्डर देता है। पर जब मैटी एक आदमी को हील कर रहा था, तभी वहां डॉक्टर मैटी को बच्चा समझ के यहाँ से भगाने की कोशिश करता है। और जब वो देखता है कि मैटी के पास नल्ला क्रस्ट है, तो उसको पूरा यकीन हो जाता है मैटी यहाँ टाइम पास करने आया है, ना कि लोगों की हेल्प करने। पर जब मैटी अपने एक पेशेंट को हील कर देता है, तो ये देख के सभी हीलर या डॉक्टर हैरान हो जाते हैं और मैटी की बात मान के लूरी और आलमा के साथ सभी को हील करने लगते हैं। पर कुछ टाइम बाद मैटी सभी को हील करके थक जाता है और जब हीलर लीडर को पता चलता है मैटी एक हीलर नहीं है, तो वो और भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद मैटी हीलर लीडर से सिटी के प्रीवियस लॉर्ड के बारे में पूछता है। मैटी को लीडर से पता
चलता है। प्रीवियस लॉर्ड एक दिन रात को सोया और हमेशा के लिए सो गया और कभी किसी को पता ही नहीं चला कि उनके मरने का रीजन क्या था। फिर मैटी सब समझ जाता और कहता है ये सब डीमन का किया धरा है। सबसे पहले तो एक डंजन के ऊपर सिटी बनाना बहुत ही ज्यादा डेंजरस था और प्रीवियस लॉर्ड जो इतना अच्छा काम करता था उसको मार के कोई डीमन यहाँ का लॉर्ड बन गया है। ये सब फालतू और बिना दिमाग की चीजें डीमन ही करवा रहे हैं। जिसके बाद अपनी पार्टी अपने होटल आती है जहाँ सभी लोग प्रेजेंट नल्ले लॉर्ड पे गुस्सा हो रहे थे और सबके बारे में मैटी एक लेटर एडवर्ड को लिख के भेजेगा और एडवर्ड उस लेटर को किंग को देगा। पर मैटी 2 लेटर बनाता है जिसमें से वो रियल लेटर मैजिक से बॉक्स में छुपा के सेंड करने वाला है, क्योंकि सिटी से जो भी मेल या लेटर जाता है उसको चेक किया जाता है, इसलिए किंग को सिटी में क्या हो रहा है उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। और मैटी टेलीपोर्ट मार के खुद भी जाके किंग को ये बात बता सकता है, लेकिन मैटी को डंजन में जाके रिसर्च करनी है और उसको मॉन्स्टर को भी मारना है जिसने सभी को इंजर्ड किया था। जिसके बाद वो सब सो जाते हैं। रात में आल्मा और नल्ली आयरिस एक दूसरे से सपने में जोर जोर से बात कर रहे थे, पर मैटी और लूरी एक दूसरे के इतने पास कि उन दोनों निब्बा निब्बी को नींद ही नहीं आती, चाहे वो जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। जिसके बाद सुबह वो सब रेडी होते हैं, पर ना सोने की वजह से निब्बी लूरी के डार्क सर्कल आ गए थे। फिर वो सब डंजन गेट के सामने आते हैं और गेट था तो बहुत बड़ा पर इतना कमजोर था कि कोई बच्चा भी उसे तोड़ दे। जिसके बाद छोटी बच्ची आयरिस गेट ओपन करती है और सभी अंदर जाते हैं, लेकिन हमें सीधा ये दिखाया जाता है कि उन लोगों ने इस मॉन्स्टर को मार दिया है जिसने कल सभी को हर्ट किया था और इस मॉन्स्टर को लूरी आयरिस और आल्मा ने बिना मैटी की हेल्प के मारा है। पर रिसेप्शनिस्ट को लॉर्ड को इस बारे में बताना होगा, जिसके बाद ही मैटी को इस मॉन्स्टर को मारने का रिवॉर्ड मिलेगा। और जब रिसेप्शनिस्ट लॉर्ड को लेटर लिख रही थी तो मैटी अपने मैजिक से देखता है कि वो लिख रही है 3 लड़कियों ने मॉन्स्टर को हरा दिया है और उनके साथ जो लड़का है वो बस एक नल्ला हीरा है। जिसके बाद मैटी रिसेप्शनिस्ट से रिवॉर्ड का अभी ही कुछ पोर्शन मांगता है। फिर वो सब डिनर करने होटल आते हैं और अकेले मॉन्स्टर को मारने के लिए मैटी सभी की तारीफ करता है और मैटी लोग पे कुछ लोग नजर रख रहे थे। पर जब मैटी सभी के साथ अपने होटल जा रहा था तब भी वो दोनों लोग उनका पीछा कर रहे थे, तो ये देख के मैटी समझ जाता है कि वो लॉर्ड की नजर में आ गया है और यही तो मैटी चाहता था। फिर मैटी अपने होटल का रास्ता ना लेके किसी और रास्ते में आता है जहाँ वो अपनी टेलीपैथी से सभी को बताता है कि मुझे लग रहा है कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं जो लॉर्ड के आदमी हो सकते हैं। इसलिए मैटी उन सभी को चकमा देने के लिए कंसीलिंग मैजिक का यूज करके उन गुंडों के पीछे ही आ जाता है और उन लोगों से अपने होटल जाने का रास्ता पूछता है। और जब गुंडे उसका सही रास्ता बता देते हैं तो मैटी समझ जाता है ये पक्का लॉर्ड के ही आदमी है। पर गुंडे तुरंत मैटी को चेन से पकड़ के बाकी तीनों लड़कियों को लॉर्ड का ऑर्डर मानने को बोलते हैं और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो मैटी को मार देंगे। फिर मैटी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की आयरिस से बोल के किसी गुंडे का सर तो कभी किसी के अनमोल रतन तोड़वा देता और फ्री होने के बाद गुंडों पे ऐसा मैजिक करता है कि जब ये लोग लॉर्ड के कांटेक्ट में आएंगे तो मैटी को पता चल जाएगा। पर दूसरे दिन मैटी को किंग का रिप्लाई आता है, जिसके बाद वो सब डंजन के अंदर किंग के रॉयल सोल्जर एक से मिलते हैं जो सभी को किंग का डिसीजन सुनाता है कि मैटी डंजन सिटी ऑफ माल्किया के लॉर्ड को किंग के साइड से गिरफ्तार कर सकता है और इस सिटी को दिमाग से कमजोर लॉर्ड से मुक्त कराने के लिए सभी लड़कियां भी लॉर्ड को गिरफ्तार करने के खिलाफ नहीं है। और मैटी को गुंडों में लगे ट्रैकिंग स्पेल से पता है इस वक्त लॉर्ड माल्किया सिटी के कॉर्नर में बने अपने घर में है जहां बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। पर जब वो सब घर के सामने आते हैं तो देखते हैं वहां कोई भी गार्ड नहीं है, लेकिन मैटी अपने मैजिक से पता लगा लेता है सभी गुंडे घर के अंदर उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लॉर्ड को मैटी आने वाला है, ये पहले से ही पता था। पर यहाँ कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो भाग जाता, पर मैटी सभी लोगों के साथ फ्रंट डोर से घर में धमधमा के एंट्री मारता है जहां बहुत से लॉर्ड के गुंडे उनका इंतजार कर रहे थे जो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। पर लूरी अपने मैजिकल बैरियर से सभी को प्रोटेक्ट कर लेती है, जिसके बाद मैटी अपने लाइटनिंग मैजिक से सभी गुंडों को बेहोश कर देता है और मैटी को अपने डिटेक्शन स्पेल से पता चल गया था लॉर्ड बेसमेंट में है। जिसके बाद सीन लॉर्ड पे आता है जो सोच रहा था ऊपर सभी गुंडों ने मैटी की पार्टी को अभी तक हरा दिया होगा और मान लो कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लॉर्ड सीधा सीक्रेट रास्ते से यहाँ से दुम दबा के भाग जाएगा। पर तभी मैटी वहां एंट्री मारता है और मैटी को जिंदा देख लॉर्ड हैरान है। जिसके बाद मैटी की पार्टी जैसे ही अंदर आती है ये देख के बचे हुए गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मैटी बड़े आराम से उन सभी को हरा देता है। जिसके बाद एक लॉर्ड को बताता है किंग के ऑर्डर पर मैटी उसे गिरफ्तार करने आया है, तो लॉर्ड को धमकी दे रहा था। तो मैटी उसे बेहोश करके एक को लॉर्ड की इंटेरोगेशन करने को बोलता है, पर मैटी को समझ नहीं आता लॉर्ड को ये खबर कहाँ से मिली कि कोई उसे पकड़ने आ रहा है। जिसके बाद मैटी को एक जला हुआ पेपर मिलता है और अपने मैजिक
मैजिक से पेपर को चेक करने से मैटी को पता चल जाता है इस सब के पीछे किसी डीमन का हाथ है जो डंजन के ड्रैगन वेन पिलर के पीछे है, क्योंकि मालकिया का ड्रैगन वेन कैपिटल से बड़ा है और अगर डीमन ने इसे ब्लास्ट कर दिया तो दुनिया में कैलामिटी भी आ सकती है। पर तभी एक अर्थक्वेक आता है। मैटी को अपने मैजिक से पता चलता है डीमन ने ड्रैगन वेन से कुछ छेड़छाड़ करके मॉन्स्टर का एक ग्रुप समन किया है जो अटैक करने मालकिया सिटी में 2 घंटे में पहुंच जाएगा। इसलिए मैटी को डीमन को हरा के ड्रैगन वेन को नॉर्मल करना होगा, जिसके बाद एक को छोड़ के सभी डंजन में आते हैं जहां मैटी आयरस से एक दीवार तोड़वाता है तो अंदर जाके उनको वहां ड्रैगन वेन मिलता है, जिसको देख के मैटी समझ जाता है डीमन ने बहुत सालों पहले ही ड्रैगन वेन के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया था और अब वो अपना फाइनल स्टेप नीचे के फ्लोर से कर रहे हैं। तो मैटी लूरी को अपने मैजिक से ड्रैगन वेन को नॉर्मल करने को बोलता है और वो खुद नीचे के फ्लोर जाके डीमन को मारेगा और मैटी ड्रैगन वेन में कम्युनिकेशन सर्कल बनाता है जिससे वो सभी से डंजन में कहीं से भी बात कर सकता है। जिसके बाद मैटी नीचे आता है और ऊपर लूरी ड्रैगन वेन नॉर्मल करने में लगी है, जिसको आल्मा और लूरी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नीचे मैटी को एक डीमन मिलता है और ये डीमन भी टेलीपैथी से अपने बॉस डीमन से बात कर रहा है और मैटी अपने मैजिक से उन दोनों की बात सुनता है कि वो डीमन बोल रहा है मैटी मेरे सामने है और एक लड़की ड्रैगन वेन को नॉर्मल कर रही है। तो इस डीमन का काम है मैटी और लूरी को मारना और अब डीमन के पास मैटी से फाइट करने का भी एक तरीका आ गया है। और जब मैटी डीमन पर अटैक करता है तो डीमन एक न्यू बैरियर की वजह से मैटी का अटैक रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन डीमन को भी पता है वो मैटी से ज्यादा देर फाइट करेगा तो वो मारा जाएगा। नल्ला क्रैश्ड क्लोज कॉम्बैट के लिए बेस्ट है, इसलिए डीमन मैटी पे लॉन्ग रेंज अटैक करता है जिससे मैटी बड़ी मुश्किल से बचता है, पर डीमन लगातार मैटी पर लॉन्ग रेंज अटैक ही करता है। और जब मैटी डीमन पर अटैक करता है तो बॉस डीमन इस डीमन को अटैक कहां से आ रहा है वो बता देता है, पर डीमन को पता है अगर फाइट ज्यादा देर तक चली तो वो मारा जाएगा, लेकिन मैटी कोई नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं है। और ये बात दोनों डीमन समझ गए हैं और उनको लगने लगता है मैटी के गॉड ऑफ मैजिक गायस के रिकार्नेशन होने वाली बात सच है। इसलिए डीमन अपने नेक्स्ट प्लान स्टार्ट करता है जिसमें वो मैटी को ट्रैप में गिरा के निपटा देगा। पर मैटी लूरी से ड्रैगन वेन में मैजिक ट्रैप और डीमन की टेलीपैथी थोड़ी देर रोकने का मैजिक सर्कल एक्टिवेट कराता है जो पूरे डेंजन में काम करेगा, जिससे डीमन ट्रैप मैटी का कुछ नहीं कर पाता और बॉस डीमन से कांटेक्ट भी टूट जाता है। जिसके बाद मैटी फिर से डीमन पर अटैक करता है तो इस बार भी डीमन अटैक रिफ्लेक्ट करने वाला बैरियर लगाता है, पर मैटी इस बैरियर का एक लूप होल ढूंढ के बैरियर तोड़ के अपने पास्ट लाइफ में क्रैश ऑफ ग्लोरी होने की इंफॉर्मेशन की वजह से अपनी तलवार में एक साथ 5 मैजिक कास्ट करके अपने नेक्स्ट अटैक से डीमन का सर काट के उसे निपटा देता है। और लूरी ने ड्रैगन वेन ठीक कर दिया था तो जो भी मॉन्स्टर अटैक करने आ रहे थे वो भी गायब हो जाते हैं और आल्मा और आयरिस ने भी अपना काम अच्छे से किया था। जिसके बाद मैटी बॉस डीमन से बात करता है जो मैटी के जैसे लूरी और उसकी बातें सुन रहा था और मैटी बॉस डीमन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करता है तो उसे फेक लोकेशन मिलती है। पर मैटी बॉस डीमन से फाइट करना चाहता है तो बॉस डीमन बोलता है उसके लिए मैटी तुम्हें मुझे ढूंढना होगा और गायब हो जाता है। लेकिन सबसे मैटी को समझ आ गया था ये डीमन कोई बहुत पुराना और पावरफुल डीमन है क्योंकि उसको मैटी की गायस वाली लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है। अब मैटी का नेक्स्ट मिशन था बॉस डीमन की लोकेशन पता लगाना और मैटी ने बॉस डीमन की जो फेक लोकेशन पता लगाई थी वो उसने एक मैजिक स्टोन में स्टोर कर ली है। और मैटी ने अपनी प्रीवियस लाइफ में एक डिवाइस बनाया था जो किसी की भी पिन पॉइंट लोकेशन बता सकता है, पर गलती से मैटी ही गायस है। ये सीक्रेट मैटी बताने ही वाला था पर आयरिस सही टाइम पे उसे अपना सीक्रेट बताने से रोक देती है। और ये मैजिक डिवाइस राडानिया अलायंस किंगडम पर है और वहां की बॉर्डर पार करने में किंग और एडवर्ड मैटी की हेल्प कर सकते हैं, इसलिए वो सब दूसरे दिन कैपिटल आते हैं। जहां आते ही वो क्या देखते हैं सेकेंड एकेडमी को फिर से बनाया जा रहा है। तभी वहां एडवर्ड आके बताता है सेकेंड एकेडमी को एक फोर्ट्रेस के जैसे बनाया जा रहा है जिसमें फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट उनकी हेल्प कर रहे हैं जिनसे उनकी मैजिक प्रैक्टिस भी हो रही है। फिर वो सब एक रूम में आते हैं। मैटी एडवर्ड को बताता है कि डंजन सिटी में उनके साथ क्या क्या हुआ, इसलिए वो उस डीमन को ढूंढने राडानिया अलायंस जाना चाहता है जिसमें उसको किंग की हेल्प चाहिए। तो ये सुन के एडवर्ड भी डीमन रिलेटेड मामले को हल्के में नहीं लेता और बॉर्डर शांति से क्रॉस करने के लिए वो किंग से कहकर एक रिकमेंडेशन लेटर मैटी की पार्टी के लिए लिखवा देगा। तो जब तक लेटर नहीं आ जाता तो वो सब सेकंड एकेडमी को बनाने में हेल्प करने का
ऑफर देते हैं, लेकिन वहाँ आयरिस सभी का काम बढ़ा रही थी, ना कि उनकी हेल्प कर रही थी। फिर सीन उन सभी के जाने के दिन आता है जहाँ उनके पास रिकमेंडेशन लेटर भी था, जिसके बाद मैटी की पार्टी अपने न्यू एडवेंचर पर निकलती है। रास्ते में जाते जाते मैटी सभी को बताता है रडानिया में जहाँ वो डिवाइस है, अगर वो ब्लास्ट हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए वहां जाना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और चाहे हमारे पास किंग का रिकमेंडेशन लेटर ही क्यों ना हो, वहां जाने के लिए हमें ए रैंक पार्टी बनना होगा जिसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हम सिर्फ एडवेंचर गिल्ड के रैंक अप टेस्ट पास करने से ही ए रैंक में जा सकते हैं। और अगर ज्यादा कुछ होता है तो मैटी आयरिस द डार्कनेस ड्रैगन को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में छोड़ देगा और उसी मौके का फायदा उठा के बाकी सभी डिवाइस से अपना काम निकलवा लेंगे। पर नल्ली आयरिस इतने टाइम से ह्यूमन थी कि उसे याद ही नहीं था कि वो असल में एक ड्रैगन है, ना कि ह्यूमन। जिसके बाद वो सब रडानिया आते हैं जो कैपिटल से थोड़ा अलग है। जिसके बाद वो सब एडवेंचर गिल्ड आते हैं, गिल्ड मास्टर से मिलते हैं। गिल्ड मास्टर को किंग ने पहले ही इंटरनेशनल हेल्प के लिए मना लिया था क्योंकि सब मामले में डीमन इन्वॉल्व है। जिसके बाद मैटी मास्टर से पूछता है उनको रैंक अप टेस्ट में क्या करना है। मास्टर के हिसाब से टेस्ट में मैटी की पार्टी को एक हाई रैंक के एडवेंचर को मॉक बैटल में हराना है। पर तभी वहां एलेक्स आता है जो एस रैंक एडवेंचर है और फाइट का भूखा भी। और मैटी को थोड़ा शक था कि एलेक्स एक डीमन हो सकता है। वैसे एलेक्स मैटी लोगों का टेस्ट नहीं लेने वाला था, पर जो एडवेंचर टेस्ट लेने वाला था उसको एलेक्स ने भगा दिया। पर मैटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसका टेस्ट लेने वाला है, बस उसे अपनी रैंक अप करनी है और कुछ नहीं। जिसके बाद वो सब बैटल अरीना में आते हैं जहां एलेक्स को मैटी से 1-on-1 फाइट करनी है, क्योंकि एलेक्स ने मैटी के बहुत से किस्से सुन रखे हैं, इसलिए वो लूरी, आल्मा और आयरिस को पास कर देता है। जिसके बाद वो दोनों अरीना में आते हैं जहां मैटी को एलेक्स से बहुत ज्यादा मैजिक पावर सेंस हो रही थी, पर एलेक्स को मैजिक यूज करते नहीं आता, लेकिन वो बिना सोचे ही खुद की बॉडी में अलग अलग मैजिक कास्ट करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेता है। लेकिन एलेक्स को ये पता नहीं है कि वो मैजिक यूज कर रहा है। फिर उन दोनों की ऐसे ही टक्कर की फाइट चलती है जिसमें दोनों को बहुत ही मजा आ रहा था और एलेक्स तो बिना सोचे ही मैटी के अटैक कॉपी करके उसी से मैटी पर अटैक करता है, जिससे मैटी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर मैटी अपने नेक्स्ट अटैक से एलेक्स को हरा के रैंक टेस्ट पास कर लेता है। पर मैटी एलेक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करने के लिए उसको अपनी मैजिक स्पेल की बुक देता है, क्योंकि अगर एलेक्स अपने आप मैजिक कास्ट करेगा तो वो अभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एलेक्स बुक रीड करता है उसका तुम्हारे जैसा पढ़ने से सिर दुखने लगता है। पर अब मैटी वहां से रिस्ट्रिक्टेड एरिया जाने लगता है और मैटी का एस रैंक बनने का टेस्ट देने का कोई मन नहीं था। लेकिन एलेक्स से मैटी को पता चलता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कुछ अजीब चल रहा है, वहां की सिक्योरिटी भी एकदम से बहुत ज्यादा टाइट हो गई है और जो भी एडवेंचर पार्टी वहां जाती है वो गायब हो जाती है। लेकिन तब भी मैटी अपनी पार्टी के साथ रिस्ट्रिक्टेड एरिया पॉल किया आता है जहां सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने का पास देते हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद मैटी सभी को बताता है इस पास में डीमन टेक्नोलॉजी से लिखा हुआ है कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टी आई है, जल्दी से उसे निपटा दिया जाए। और गार्ड कोई डीमन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे टाउन को डीमन कंट्रोल कर रहे हैं और तभी कुछ लोग उनको मारने आते हैं। लेकिन अगर मैटी उन लोगों से फाइट करता है तो सबको इस बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ फाइट हो रही है, तो वो आल्मा और लूरी का इल्यूजन बना उन दोनों को अटैकर के पीछे जाके उन्हें स्लीपिंग मैजिक से सुलहाने का ऑर्डर देता है। फिर सभी नल्ले लोग मैटी और आयरिस पर अटैक करते हैं, जिनसे उन दोनों को घंटा कुछ नहीं होता और उसी मौके का फायदा उठा के आल्मा और लूरी नल्ले लोगों का पीछे जाके स्लीपिंग डिवाइस का यूज करके सभी को सुला देते हैं। और जब मैटी वहां आता है तो क्या देखता है, नल्ले लोगों के साथ उसकी दोनों गर्लफ्रेंड भी सो गई हैं। जिसके बाद आयरिस मैम आल्मा को कैनवस समझ के अपनी ड्राइंग स्किल दिखाती है। फिर मैटी अपनी दोनों गर्लफ्रेंड को उठाता है और आल्मा और आयरिस एक दूसरे से लड़ रहे थे। जिसके बाद वो सब फॉल किया सिटी के बाहर आके देखते हैं कि सिटी के तो लगे पड़े हैं, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है और पूरी सिटी में 30 से ज्यादा डीमन है। पर मैटी ने आल्मा और लूरी को बताया था डीमन एक साथ काम नहीं करते, पर डैमी डीमन जिनके पास कम डीमन मैजिक होता है वो एक साथ काम करते हैं। पर अब जब पूरी सिटी ही डीमन से भरी पड़ी है तो वो सब फ्रंट गेट से सिटी न जाके डीमन के सीक्रेट रास्ते से सिटी के सेंटर तक जाएंगे। जिसके बाद वो सब सिटी के सीवर सिस्टम में आते हैं जहां एक डीमन वहां सिक्योरिटी के लिए खड़ा होता है। तो मैटी अपने मैजिक से दीवार के अंदर से जाके डीमन के पीछे से उसमें ऐसा मैजिक कास्ट करता है जिससे डीमन के सभी
सभी सेंसेस थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाते हैं और वो आयरिस को डीमन पर ड्राइंग बनाने से मना करता है। फिर वो सब सिटी के सेंटर पर आते हैं और देखते हैं यहाँ का हाल तो मालकिया से भी खराब है। पूरी सिटी के लोग जिसमें एडवेंचर भी शामिल है, उनकी मैटी को जांच करने से मालूम चलता है डीमन ने सभी लोगों पे पैरालाइसिस मैजिक कास्ट किया है, जिस वजह से सभी लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। और थोड़ा आगे चलने के बाद उनको एक डीमन लड़की मिलती है जो सभी लोगों पे स्पेल कास्ट कर रही और एक फैक्ट्री में भेज रही है। तो मैटी अपने सभी टीम मेंबर पर भी एक मैजिक डिफेंस स्पेल कास्ट करता है, सभी से बोलता है बाकी सभी के जैसे बिहेव करो। पर आयरिस अपनी एक्टिंग में इतना खो जाती है कि वो गिर ही जाती है। पर दूसरे डीमन को लगता है इन बच्चों को पैरालाइज मैजिक का ज्यादा डोज हो गया है, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बोलता और अंदर जाने देता है। जिसके बाद मैटी सभी के साथ फैक्ट्री के अंदर आके देखता है कि सभी लोग किसी प्रकार का और मेल्ट कर रहे हैं और को देख के मैटी को याद आता है ये और मेल्ट होने के बाद किसी आइटम बॉम्ब की तरह हो जाता है और इस और की छोटी सी मात्रा भी बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकती है। और इस टाइप की टेक्नोलॉजी के बारे में सिर्फ किसी हाई रैंक के डीमन को पता हो सकता है। तो इस सब के पीछे किसी बहुत बड़े और पुराने डीमन का हाथ है। जिसके बाद वो सब फैक्ट्री से बाहर आते हैं क्योंकि ज्यादा देर अंदर रहने से सभी को उनके बारे में पता चल सकता था। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को दुनिया में ये ऑर्क पहुंचने से पहले ही फैक्ट्री को तबाह करके सब कुछ ठीक करना होगा और ज्यादा देर तक पैरालाइज मैजिक के कंट्रोल में रहने की वजह से ह्यूमन का भेजा फ्राई हो जाता है और सभी डैमी डीमन वीक होने की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट हैं और ग्रुप में काम करते हैं। तो मैटी को सभी डीमन को एक ही बार में मारना होगा जो बहुत मुश्किल की बात है क्योंकि इस सिटी में टोटल 32 डीमन हैं। पर मैटी के पास एक प्लान है सभी डीमन को मारने का। वो सबसे पहले आयरिस से मैजिक पावर रिलीज करवाता है जिससे सभी डीमन आयरिस के पास आते हैं और आयरिस उन सभी को डिस्ट्रैक्ट करती है। पर मैटी आलमा और लूरी आने वाले सभी डीमन को मारते हैं, लेकिन डीमन को ये लगता है आयरिस सभी को मार रही है और ये सब देख के बॉस डीमन को समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। आलमा और लूरी डीमन को माना स्टोन मार के कंफ्यूज करती हैं और इसी मौके का फायदा उठा के मैटी डीमन को मार देता है। और जब डीमन उन सभी को डिटेक्ट करने आते हैं तो बाकी सभी लोग डिटेक्शन स्पेल से बचने के लिए अपना मैजिक ना के बराबर यूज करते हैं। तो डीमन को कुछ पता ही नहीं चलता। पर बॉस डीमन ऐसे तो डीमन बॉस नहीं बना होगा ना, वो मरे हुए डीमन को चेक करके सभी को बताता है इस डीमन को कैसे मारा गया है और वो लोग टीम बना के काम कर रहे हैं। जिसके बाद सभी डीमन एक साथ इकट्ठा होते हैं और ये सब मैटी भी सेंस कर लेता है। तो वो अपनी टीम को डीमन पर अटैक करने से रोकता है क्योंकि उन्हें अब सभी डीमन को एक साथ खत्म करना ही होगा। और बॉस डीमन मैटी को सबसे पहले मारने का डिसीजन ले रहा है और इस काम में वो ब्लास्ट होने वाले मैजिक क्रिस्टल यूज करने को भी तैयार है, चाहे इसमें आधी सिटी तबाही क्यों न हो जाए। पर वहाँ मैटी के बदले एलेक्स आके डीमन को मारने लगता है और मैटी भी एलेक्स को देख लेता है और उसके पीछे से जो डीमन एलेक्स पर अटैक करने आने वाले थे वो उन्हें मार देता है। और आयरिस भी इस काम में उसकी हेल्प करती है क्योंकि वो भाग भाग के थक गई थी। जिसके बाद बॉस डीमन और एलेक्स की फाइट होती है। पर इस फाइट में बॉस डीमन ज्यादा पावरफुल समझ आ रहा है, पर एलेक्स हार मानने वालों में से नहीं है और अब वो मैटी की स्पेल बुक रीड करने के बाद पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसलिए वो मैटी को फाइटिंग में आने से मना करता है क्योंकि वो बॉस डीमन को अकेले हराना चाहता है, ना कि मैटी की हेल्प से। जिसके बाद एलेक्स अपना न्यू मैजिक कास्ट करके अटैक करता है और डीमन को थोड़ा हर्ट करता है। पर डीमन के अटैक से भी एलेक्स घायल हो जाता है और मैटी को पता है एलेक्स अभी जो स्पेल यूज कर रहा है उसका नेगेटिव इफेक्ट उसकी बॉडी में हो रहा है। जिसके बाद डीमन और एलेक्स अपना फाइनल अटैक करते हैं और एट लास्ट एलेक्स डीमन को हरा के जीत जाता है। पर अब वो हिलने की हालत में भी नहीं था। पर डीमन को हरा के वो बहुत खुश था, लेकिन अभी तक डीमन पूरी तरीके से मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। डैमी डीमन के अधमरे होने के बाद जितने भी ह्यूमन थे वो सब अपने छपरी एटीट्यूड में वापस आ गए थे। अब दिक्कत ये थी कि इन लोगों को क्या बताया जाए कि टाउन में क्या चल रहा है। तो यहाँ काम आता है एलेक्स। वो सभी लोगों के पास जाके उनको ये नहीं बताता कि यहाँ क्या हुआ, बल्कि वो अपनी एस रैंक एडवेंचर की अथॉरिटी से मरे हुए टाउन लॉर्ड के बदले एडवेंचर गिल्ड के गिल्ड मास्टर को नया लॉर्ड बना देता है। और ये सब देख के मैटी लोग सोच रहे थे एलेक्स करना क्या चाहता है, समझ नहीं आ रहा। पर तभी अधमरा डीमन उठता है और आलमा और लूरी पर अटैक करने आता है, पर मैटी उसे रोक लेता है। फिर उस अधमरे डीमन के अंदर रियल बॉस डीमन उसकी बॉडी पोजेस करके मैटी से बोलता है, क्यों बे नल्ले, अभी तक मुझे नहीं ढूंढ पाया, एक बार मैं अनसील हो गया ना तो तेरे घोड़े खोल दूंगा। और अधमरे डीमन की बॉडी गायब हो जाती है क्योंकि वो रियल डीमन की पावर हैंडल नहीं कर पाती। और मैटी को समझ आ जाता है अभी तक जो भी हो रहा है वो बॉस डीमन कर रहा है जो अभी सील है।
फिर सीन चेंज होता है जहां एलेक्स पूरी तरीके से हील हो गया है, जो तुम लोग अपने रिलेशनशिप से अभी तक नहीं हो पाए, और एलेक्स बिना किसी रुकावट के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने का मैटी लोगों को पास देता है, जिसके बाद एलेक्स और ज्यादा पावरफुल होने के लिए ट्रेनिंग करने चला जाता है, क्योंकि एक डीमन ने उसके घोड़े खोल दिए थे तो उसको समझ में आ गया है कि वो कितना वीक है, और मैटी भी ये देखना चाहता है कि एलेक्स फ्यूचर में कितना स्ट्रांग होने वाला है। फिर मैटी अपनी पार्टी के साथ कुछ दिनों का सफर करके रिस्ट्रिक्टेड एरिया आता है, पर पूरे रास्ते आयरिस कुछ ना कुछ खा रही थी क्योंकि वो बहुत बड़ी भुक्कड़ है। फिर वो एक टेंपल कम रुइंस में आते हैं जहां वो मैजिकल डिवाइस हो सकता है। मैजिकल डिवाइस अंदर सेफ है जिसको सिर्फ मैजिक से ओपन किया जा सकता है। फिर सभी लोग मैजिक का यूज करके रुइंस के अंदर आते हैं जहां मैजिकल डिवाइस है, और मैजिकल डिवाइस को यूज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैटी सभी को रुइंस चेक करने को बोलता है क्योंकि यहाँ कोई आर्टिफैक्ट भी हो सकता है। और इस सब बातों को छोड़ के भुक्कड़ आयरिस खाना ढूंढने चली जाती है। फिर कुछ टाइम बाद लूरी एक अजीब सी मैजिकल शॉट लेके आते हो। मैटी को याद आता है ये शॉट तो उसने टाइम पास करने के लिए अपनी प्रीवियस लाइफ में बनाई थी, जिसके बाद आल्मा आयरिस के लिए एक बड़ा और भारी भाला लेके आती है, जैसे यूज करते करते भाले की पावर यूज करने वाला ही राख बन जाता है। जिसके बाद मैटी फैक्ट्री का एक नट की इंफॉर्मेशन निकालता है, और ये मैजिक डिवाइस किसी टाइप का एडवांस कंप्यूटर है, और इंफॉर्मेशन से पता चलता है सभी चीजों के पीछे एक ही डीमन का हाथ है, जिसने फॉल्किया के डीमन को बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी दी और मालकिया डंजन में वो सब कांड किया, और ये डीमन दुनिया खत्म करना चाहता है। फिर मैजिक स्टोन से डीमन की लोकेशन मैटी पता लगाता है, और वो ये जान के बहुत परेशान हो जाता है कि बॉस डीमन की सील टूटने वाली है, जिसको वो फिर से अपनी करंट पावर के साथ सील नहीं कर सकता। और उस बॉस डीमन का नाम जार्डियस है, जिसको मैं जारा बोलूंगा, जो बहुत पावरफुल है। जारा इतना पावरफुल डीमन है कि मैटी अपनी करंट पावर से उसे नहीं हरा सकता। तो मैटी के पास एक ही आइडिया है, तो वो सब इमॉर्टैलिटी स्पेल से हजारों साल तक ट्रेनिंग करके स्ट्रांग होकर जारा को मार दे, लेकिन तब तक जारा पूरी दुनिया खत्म कर चुका होगा। लेकिन तभी आयरिस बोलती है काश हमारे पास कोई इतना पावरफुल वेपन होता कि वो जारा को मार सकता। तो ये सुन के मैटी अपनी ओल्ड तलवार का यूज करके अपनी सबसे पावरफुल तलवार ढूंढ लेता है, जो अभी उन्हीं लोगों के किंगडम में है, और इस पावरफुल तलवार से जारा का काम तमाम हो सकता है। फिर वो सब कैपिटल जाने लगते हैं, पर तब तक जारा सील तोड़ के आजाद हो जाता है और मैटी लोगों को मारने आ रहा है। तो मैटी जारा को कुछ टाइम के लिए बिजी रखेगा। तब तक मैटी के दिए हुए मैजिक स्टोन से आल्मा और लूरी को तलवार कैपिटल में ढूंढनी है, जो मैटी के हिसाब से ट्रेजर रूम में हो सकती है। फिर आल्मा और लूरी तलवार ढूंढने कैपिटल पहुंचते हैं, और मैटी और आयरिस जारा से लड़ने के लिए तैयार है। मैटी का प्लान है जारा का डीमन स्पेस मैजिक सील करना, जिससे वो यहाँ आने में लेट हो जाए, पर मैटी स्पेस मैजिक सील करने में नाकाम होता है और जारा उन लोगों के सामने आ जाता है, और नीचे से पूरा कैपिटल जिसमें किंग और एडवर्ड भी शामिल है वो आगे होने वाली फाइट को देखने को रेडी हैं। और अभी भी आल्मा और लूरी तलवार तक नहीं पहुंच पाई। फिर मैटी आयरिस से जारा पर ड्रैगन ब्रेथ अटैक करने को बोलता है, पर इस अटैक से भी जारा को कुछ नहीं होता। जिसके बाद जारा अपनी मैजिकल तलवार निकाल के मैटी से फाइट करने लगता है, और मैटी को फाइट करते साथ ही समझ आ जाता है कि जारा सभी डीमनों का बाप है, जिनसे भी उसने अपनी न्यू लाइफ में अभी तक फाइट की है। फिर सीन आल्मा और लूरी पर आता है, जो आखिरकार ट्रेजर रूम में आ ही जाती हैं, जहां पावरफुल स्वॉर्ड रखी हुई है, पर गार्ड बिना किंग की परमिशन के उन्हें अंदर जाने नहीं देता। लेकिन तभी वहां किंग आता है, और जब आल्मा और लूरी किंग को पूरी सिचुएशन समझाते हैं कि स्वॉर्ड नहीं मिली तो पूरी दुनिया के घोड़े खुल जाएंगे, तो किंग उन्हें रूम में जाने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद सीन मैटी पे आता है, जो जारा के सभी अटैक डॉज कर रहा था, लेकिन जारा इतना पावरफुल है कि उसके अटैक के प्रेशर की वजह से ही मैटी हर्ट हो रहा है, इसलिए उसको जारा को हराने के लिए पावरफुल स्वॉर्ड जल्दी से चाहिए, नहीं तो उसको अपनी जान दे के दुनिया को बचाना होगा। फिर दोनों नल्ली लड़कियां ट्रेजर रूम में मैटी के दिए हुए क्रिस्टल से आखिरकार पावरफुल मैजिकल स्वॉर्ड ढूंढ ही लेती हैं। और जब तक उन दोनों का होने वाला पति जारा से फाइट कर रहा है, पर जारा ने मैटी के घोड़े लगा दिए हैं, और वो किंगडम पर लगे बैरियर पर अटैक करता है, क्योंकि उसकी डीमन आर्मी बैरियर की वजह से अंदर नहीं जा पा रही थी। लेकिन मैटी जारा के अटैक को किसी तरह रोक लेता है, पर जारा बोलता है तू डीमन को अंदर जाने से तो रोक सकता है, पर जो डीमन पहले से ही अंदर है उनका क्या करेगा। जिसके बाद सीन किंगडम
सीन पर आता है जहाँ दोनों लड़कियां तलवार मैटी को देने आ रही थी, पर उन दोनों के सामने पहले वाला वीकर डीमन आ जाता है जिसको ज़ारा ने अपनी पावर से जिंदा कर दिया था। पर आलमा फिर से वीकर डीमन को हुतिया बना के उसको स्लो करने वाला एरो मारती है और इसी मौके का फायदा उठा के लूरी वीकर डीमन की लंका लगा देती है। लेकिन अब इन लोगों की बुरी किस्मत, वीकर डीमन का बॉस उन लोगों के सामने आ जाता है जो थोड़ा होशियार है, इसलिए वो कुछ नल्ले बच्चों को हॉस्टेज बना के रखा है और उनको आजाद करने के बदले में दोनों लड़कियों को अपने वेपन डीमन को देने होंगे। जिसके बाद सीन मैटी पर आता है जहां ज़ारा ऐसे अटैक करता है जैसे वो बैरियर को फिर से तोड़ने वाला है, और जब मैटी बैरियर को प्रोटेक्ट करता है तो वो एकदम से आयरिस पर अटैक कर देता है। तो मैटी बैरियर लगाकर आयरिस को तो बचा लेता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। ये तो वही बात हुई, एक नाव में तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बीबी है तो तुम किसको बचाओगे, कमेंट में बताओ। ज़ारा भी अभी तक समझ गया है मैटी किंगडम को प्रोटेक्ट करने में फोकस कर रहा है, इसलिए वो अपनी फुल पावर से फाइट नहीं कर पा रहा। तो वो मैटी से बोलता है नल्ले ह्यूमन को भाड़ में जाने दो और मुझसे अच्छे से फाइट करो। और मैटी की मैजिक पावर भी कम हो रही है लेकिन उसके पास इतनी पावर तो है कि वो अपनी रिकार्नेशन स्पेल यूज करके फ्यूचर में रिकार्नेट होके ज़ारा को मार सकता है जब वो अभी के मुकाबले कमजोर हो जाएगा। लेकिन तब तक उसकी तीनों बीबियां खत्म हो चुकी होंगी, इसलिए वो इस प्लान को ड्रॉप करके अपनी नल्ली तलवार एनचांट करके ज़ारा से फाइट करने लगता है। फिर सीन डीमन पर आता है जहां एडवर्ड कुछ बच्चों के साथ लूरी और आलमा की हेल्प करता है, जिसका फायदा उठा के लूरी हॉस्टेज बने नल्ले बच्चों को आजाद कर देती है और आलमा स्लो एरो मार के डीमन को स्लो करती है और एडवर्ड बच्चों के साथ मिलकर उसको पकड़ लेता है। जिसके बाद सीन फिर से मैटी पर आता है। इतनी बार सीन चेंज हो रहा है कि मैं बोल बोल के परेशान हो गया हूँ। खैर, मैटी अपनी बची खुची पावर से ज़ारा से फाइट कर रहा है और जब मैटी आयरिस के साथ मिलकर एक अटैक करने वाला था तो उसका माना खत्म हो जाने की वजह से आयरिस ह्यूमन बन के गिर जाती है। पर टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि आलमा पावरफुल तलवार मैटी को फेंक के देती है, पर तलवार लेने में फुल कॉन्सेंट्रेशन करने की वजह से डीमन ज़ारा मैटी के दिल के ताजमहल में तलवार डाल देता है और अपने होने वाले पति को अपनी आंखों के सामने मरता देख दोनों गर्लफ्रेंड रोने लगती हैं। क्या मतलब एलिमनी लेने के लिए शादी करना जरूरी है? पर मैटी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है मेरे दोस्तों। बस बात इतनी सी है कि पावरफुल शॉट की फुल पावर यूज करने के लिए मैटी को मरना जरूरी है। क्या फालतू बात है। लेकिन अब वो जिंदा है और पावरफुल शॉट की वजह से वो इतना पावरफुल हो गया है कि अगर उसने गलती से अटैक इधर उधर कर दिया तो पूरा किंगडम ही धूल बन जाएगा। जिसके बाद मैटी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ ज़ारा को अपने फाइनल अटैक से मार देता है। पर मरते मरते ज़ारा बोलता है ज्यादा खुश मत हो लौंडे, मेरे से ज्यादा पावरफुल कियोस डीमन अभी भी इस दुनिया में है जो मेरा बचा हुआ काम और इस दुनिया के घोड़े लगा सकते हैं, तो सतर्क रहना। जिसके बाद मैटी नीचे आता है और लूरी उसके गले पड़ के रोने लगती है क्योंकि उसके हिसाब से तो उसका बाबू निपट गया था। फिर वहां एडवर्ड बाकी नल्ले बच्चों के साथ उनके पास आके बताता है कि उन लोगों ने किंगडम के अंदर वाले डीमन को ठिकाने लगा दिया है। जिसके बाद मैटी पावरफुल स्वॉर्ड का पूरा मैजिक बाहर निकालता है क्योंकि ये स्वॉर्ड सिर्फ एक ही बार यूज की जा सकती है। फिर सीन चेंज होता है जहां मैटी अपने कपड़े पहन रहा था और उसकी तीनों बीबियां उसके रूम के बाहर खुसर पुसर कर रही थीं। फिर वो सब किंग से मिलने आते हैं जहां नल्ला किंग किंगडम को बचाने के लिए उन सभी को थैंक्स बोलता है और रिवॉर्ड के तौर पर मैटी को वो पावरफुल स्वॉर्ड रखने देता है। पर मैटी के हिसाब से उसका मैजिक खत्म होने के बाद वो टूट गई है तो किंग स्वॉर्ड नहीं मांग रहा, यही उसके लिए एक रिवॉर्ड है। फिर सभी को किंग कुछ भी रिवॉर्ड लेने के लिए एक बार फिर से ट्रेजर रूम जाने की परमिशन देता है। पर आलमा का प्लान था कोई ट्रेजर लेके उसको बेच के पैसे कमाना। जिसके बाद सब ट्रेजर रूम आते हैं जहाँ किसी को भी कुछ भी पसंद नहीं आता क्योंकि लूरी यहाँ रखे वेपन से ज्यादा पावरफुल वेपन बना सकती है। तभी आयरिस को खाना ढूंढते ढूंढते एक एरो मिलता है और इसको देख के मैटी को याद आता है उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में एक बहुत पावरफुल बो एंड एरो दोनों साथ में बनाया था जो आलमा के काम आ सकता है। पर मेज रिकॉर्ड चेक करके बताता है वो हमें नल्ला लगा और हमें उस मटेरियल के बारे में भी कुछ नहीं पता था तो हमने उसको एक स्क्रैप कंपनी को बेच दिया। जिसके बाद हमारी पार्टी स्क्रैप कंपनी आके पूछती है रॉयल पैलेस से जो नल्ला बो आया था वो कहाँ है? तो शॉपकीपर उन्हें दिखाता है कि हमने बो को मेल्ट करके उसका ब्लॉक बना दिया है। तो मैटी को भी समझ आ जाता है प्रेजेंट टाइम के लोग बहुत नल्ले और नकारा हैं जिनको मेटल और के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो पूरा मेटल ब्लॉक ही खरीद लेता है। और तब तक आयरिस को एक पर्पल क्रिस्टल बहुत अच्छा लगता है और वो मैटी से क्रिस्टल खरीदने को बोलती है और इससे मैटी को याद आता है कि ड्रैगन को चमकती चीज बहुत पसंद आती है। फिर जब मैटी सभी के लिए कुछ ना कुछ ले रहा था तो अपनी होने वाली बीबी को कैसे भूल सकता है, तो वो एक क्रिस्टल लेता है जिसको वो फ्री टाइम में लूरी के लिए कुछ बनाएगा। और जब वो सब शॉप से बाहर आते हैं तो वहां उनको एडवर्ड मिलता है जो एक इमरजेंसी की वजह से मैटी को ही ढूंढ रहा था। जिसके बाद
मैटी एडवर्ड के साथ एक रूम में आता है जहाँ एक वुडन पपेट रखा हुआ है और ऐसे ही बहुत सारे वुडन पपेट से एनिमी किंगडम ने मैटी के किंगडम पर अटैक कर दिया था और मैटी को अपने मैजिक से पता चलता है इन पपेट को ह्यूमन लाइफ एनर्जी से चलाया जा रहा है और ऐसा वो ह्यूमन को मार के नहीं बल्कि उनकी लाइफ एनर्जी चुरा के कर रहे हैं। पर ऐसा गिरा हुआ काम तो कौन कर सकता है? सही बोला, डीमन। तो इसका यही मतलब हुआ कि एनिमी किंगडम डीमन के कंट्रोल में है। तो सभी लोग एक बार फिर से दुनिया और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए मैटी से फिर से एक हेल्प मांगते हैं, जिसके लिए मैटी भी खुशी खुशी तैयार हो जाता है। फिर रात में मैटी लूरी को अकेले बुलाकर उसको अपनी आंख बंद करने को बोलता है, जहां लूरी को लगता है मैटी उसको किस करने वाला है, पर ऐसा नहीं था बल्कि मैटी तो लूरी को एक पेंडेंट देता है गिफ्ट के तौर पर, जिससे दोनों निब्बा निब्बी खुश हैं। देखो मैं सभी को वार्न कर रहा हूँ, किसी से भी प्यार करो लेकिन अगर उससे शादी नहीं हो पाएगी तो बहुत ज्यादा हर्ट होता है, तो समझ लो। फिर वो सब अपने न्यू एडवेंचर पर निकलते हैं और जब एडवर्ड को एनिमी किंगडम पर डीमन होने का सबूत मिल जाएगा तो वो मैटी को वापस बुला लेगा और अपनी न्यू जनरी पर चलते चलते मैटी ज़ारा की बात याद करता है कि उसके अलावा भी दुनिया में अभी भी कियोस डीमन है, तो मैटी को सभी पावरफुल डीमन को मारने के लिए और पावरफुल होना होगा। और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होता है और एनीमे का कोई भी सीजन 2 नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं बना सकता, सॉरी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।